ओके, तो देखो हर्ष, इज़राइल पैलेस्टीन को पढ़ने से पहले एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे, ठीक है। हमें कंट्रोवर्सी में नहीं जाना है, क्योंकि इस टॉपिक को लेकर के अभी बहुत कंट्रोवर्सी चल रहा है कि भाई कुछ लोग जो भारत के जो मुस्लिम्स हैं, ज़्यादातर मुस्लिम्स जो है वो हमास को सपोर्ट करते हैं, बाकी जो है कुछ लोग इज़राइल को सपोर्ट करते हैं। तो ये कंट्रोवर्सी है, हमें इस कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना है, ठीक है। हमें एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से जो इंपॉर्टेंट है उस चीज़ को पढ़ना है। पहले तो समझो कि इज़राइल पैलेस्टीन ये जो टॉपिक है, ये इंटरनेशनल रिलेशन में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और चूँकि ये अभी चल रहा है तो ये और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है अगले 2-3 सालों के लिए, ठीक है। तो इस टॉपिक में बढ़ने से पहले हमें क्या करना है ना, हमें सबसे पहले जो रेलेवेंट मैप है उसको समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। कि क्या होता है कि मान लो अगर तुम ऑप्शनल में ये परस्यू करते हो या फिर तुम यूपीपीसीएस लिखते हो, तो ये सारी चीज़ें तुम्हें बहुत हेल्प करेगी, मैप्स वगैरह ये बहुत तुम्हें हेल्प करेगा एक अच्छा स्ट्रक्चर तैयार करने में अपने आर्ग्यूमेंट्स का, ठीक है। तो मैप देखो, सबसे पहले मैप हम कैसे ड्रॉ करेंगे। जब भी हम इज़राइल पैलेस्टीन को पढ़ेंगे ना, तो एक मैप जो है, जो मैप अभी मैं तुम्हें दिखाऊंगा बताऊंगा, उस मैप को एकदम से प्रैक्टिस कर लेना। वो मैप करके ही फिर तुमको जो है फर्दर डिस्कशन स्टार्ट करना है, ठीक है। अब देखो वो मैप हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले जो भारत, अगर हम भारत की बात करें तो भारत का जो सदर्न टिप है, भारत का जो सदर्न टिप है, ठीक है। देखो ये वाला पोर्शन समझो, ये वाला पोर्शन, ठीक है। इस पोर्शन को याद रखना, ये थोड़ा थोड़ा अभी तुमको इज़राइल पैलेस्टीन में सिमिलर दिखेगा, ठीक है। देखो सबसे पहले तुमको क्या करना है, तुमको इस तरीके से इतना ड्रॉ करना है, ठीक है, इतना ड्रॉ करना है, ओके। और उसके बाद यहाँ से ऐसे ड्रॉ करना है, फिर ऐसे ड्रॉ करना है। ये मैप एकदम सीख लो कैसे किया हमने कैसे किया, हमने ये इतना ड्रॉ किया। देखो ये भारत का जो सदर्न टिप है, आधा इतना हमने ड्रॉ किया। उसके बाद हमने ऐसे गए, उसके बाद ऐसे गए, ये चीज़ें, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे तुम, यहाँ पे ऐसे करके ये वाला चीज़ ड्रॉ करोगे इस तरीके का। देख लो ये उल्टा 3 है, मतलब इस तरीके का 3 हमने ड्रॉ किया है, ठीक है, उल्टा 3 है ये, है ना। और उसके बाद यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करोगे, और यहाँ पे एक इस तरीके का छोटा सा स्ट्रिप ड्रॉ करोगे, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो मैप को मैं एक बार ड्रॉ करके तुमको दिखाता हूँ। पहले क्या करना है, मैप कैसे ड्रॉ करोगे, ये चीज़ ऐसे, देन ऐसे, देन ये ऐसे, ये और ये, ठीक। अब मैप से हम शुरू करते हैं, ठीक है। ये जो तुम्हें दिख रहा है, ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है, इसको हम कहते हैं सिनाई पेनिनसुला, इसको कहते हैं सिनाई पेनिनसुला, ठीक है, सिनाई पेनिनसुला। पेनिनसुला का अर्थ क्या होता है, पेनिनसुला का अर्थ होता है कि मतलब उठा हुआ ज़मीन, ठीक है। अब भाई भारत की जो मतलब दुनिया की जो ज्योग्राफी है वो एक जैसी तो है नहीं, ऐसा तो नहीं है कि बस प्लेन लैंड है। कहीं पे माउंटेन्स हैं, कहीं पे छोटे माउंटेन हैं जिसको हम हिल कहते हैं, कहीं पे उससे बड़े माउंटेन हैं जिसको हम पेनिनसुला कहते हैं, कहीं पे उससे भी बड़े जो है माउंटेन है जिसको हम हिमालय कहते हैं, ठीक है, इस तरीके का। तो पेनिनसुला का मतलब होता है उठा हुआ लैंड, मतलब ये तुम्हारा प्लान लैंड है, इस तरीके से जो हाइट में जो चीज़ें रहती है ना, ठीक है, इसको हम पेनिनसुला कहते हैं, ठीक है। तो सिनाई पेनिनसुला, समझ में आ रहा है। सिनाई पेनिनसुला किसका है, किसके कंट्रोल में है, ये इजिप्ट का है। ये किसका है, ये इजिप्ट का है। समझ में आ रहा है, ये सिनाई पेनिनसुला, ठीक है। अब पहले सिनाई पेनिनसुला पे थोड़ा हम बात करते हैं, फिर आगे चीज़ों को समझेंगे। देखो सिनाई पेनिनसुला क्या है ना, सिनाई पेनिनसुला इजिप्ट का पार्ट है, ठीक है। और ये जो सिनाई पेनिनसुला है, ये इजिप्ट का, ये वाला पार्ट, ये इजिप्ट का एकमात्र हिस्सा है जो एशिया में पड़ता है, जो एशिया में पड़ता है। समझ पा रहे हो, समझना भाई। सिनाई पेनिनसुला जो है ना, ये वाला जो तुम देख रहे हो ना, एक सेकेंड, ये वाला जो तुम देख रहे हो ना, ये है सिनाई पेनिनसुला, ठीक है। और ये इजिप्ट का वो पार्ट है जो एशिया में है, बाकी का इजिप्ट अफ्रीका में है, बाकी का इजिप्ट अफ्रीका में। मतलब सिनाई पेनिनसुला से तुम इधर आ जाओ तो ये वाला, इधर वाला जो हिस्सा है इजिप्ट का, ये अफ्रीका में है। सिर्फ ये वाला पार्ट जो है, समझ पा रहे हो कि नहीं, समझो ये, देखो ये वाला जो पार्ट है इजिप्ट का, ये एशिया में है। बाकी इधर में जब तुम आओगे तो इजिप्ट का इधर वाला जो हिस्सा है, ठीक है, सिनाई पेनिनसुला से इधर वाला जो हिस्सा है, इधर वाला जो हिस्सा है, ये वाला पोर्शन, ये अफ्रीका में आता है। इसीलिए पहला सवाल ये बनता है कि सिनाई पेनिनसुला जो है, चूँकि सिनाई पेनिनसुला एशिया में है, एशिया में है, और इजिप्ट का एकमात्र पार्ट जो कि एशिया में है, सिनाई पेनिनसुला को ब्रिज कहा जाता है, ब्रिज कहा जाता है
बिटवीन एशिया एंड अफ्रीका। समझ रहा है कि नहीं? इसको एशिया और अफ्रीका के बीच का ब्रिज कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इजिप्ट का जो सिनाई पेनिनसुला वाला पार्ट है वो एशिया में है, बाकी इजिप्ट अफ्रीका में है। ठीक है, तो इसीलिए सिनाई पेनिनसुला को ब्रिज कहा जाता है बिटवीन एशिया एंड अफ्रीका। इतना समझ में आ गया? ठीक है, अब देखो ये जो तुमको छोटा सा पार्ट दिख रहा है, ये वाला पोर्शन, ये है गाजा, ये है गाजा स्ट्रिप, ये है गाजा स्ट्रिप। समझ में आ रहा है भाई? ये है गाजा स्ट्रिप। ठीक है, और इसकी जो कुल लंबाई है वो एक बार तुम मेक श्योर कर लेना। ये वाली जो लेंथ है, गाजा स्ट्रिप की, ये आई गेस 41 किलोमीटर है। तो एक बार तुम नोट्स में देख लेना। ठीक है, ये 41 किलोमीटर है, ये गाजा स्ट्रिप है। ठीक है, ये वाली जो पार्ट है ये है वेस्ट बैंक, इसको कहते हैं वेस्ट बैंक। समझ में आ रहा है? ये वेस्ट बैंक है, और बाकी ये जो तुमको पोर्शन दिख रहा है ये इज़राइल है, ये इज़राइल है। इतना तुमको समझ में आ गया? तो ये सिनाई पेनिनसुला है, ये गाजा स्ट्रिप है, ये वेस्ट बैंक है, और ये बाकी का पोर्शन जो है इज़राइल है। ठीक है, अब समझो कि इज़राइल के चारों तरफ जो है कौन कौन से देश हैं, मतलब कौन कौन से देश इज़राइल को बॉर्डर करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन कौन से देश इज़राइल को बॉर्डर करते हैं। तो अब तुम मैप में देखो, इज़राइल के ये वाला पार्ट तो हमें दिख रहा है कि भाई इजिप्ट है, मतलब कि इज़राइल का जो साउथ वाला पार्ट है उधर तो इजिप्ट है, साउथ वाले पार्ट में तो इजिप्ट है। ठीक है, अगर तुम इज़राइल के इधर देखो, मतलब ईस्ट की तरफ देखो, तो तुमको मिलेगा जॉर्डन, तुमको मिलेगा मैप में जॉर्डन। तो जॉर्डन के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, फिर अगर तुम इधर देखो नॉर्थ ईस्ट में, है ना, देखो इधर नॉर्थ होता है, इधर ईस्ट होता है, तो ये वाला नॉर्थ ईस्ट होगा, है ना। तो नॉर्थ ईस्ट में देखो तो तुमको मिल जाएगा, सीरिया। ठीक है, और एकदम नॉर्थ में अगर तुम देखो तो तुमको मिलेगा लेबनन, और अगर तुम वेस्ट की तरफ चले जाओ तो तुमको मिलेगा मेडिटेरेनियन सी। समझ में आ रहा है? तो इज़राइल कौन कौन से, किस डायरेक्शन में कौन सा देश है इज़राइल के, ये तो तुमको समझ में आ गया। ठीक है, ये तो तुमको समझ में आ गया, है ना। थोड़ा सा मैं इसको मिटा लेता हूँ। तो नोट्स में ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है कि भाई कौन कौन से देश के साथ जो है इज़राइल अपना बॉर्डर साझा करता है। ठीक है, हाँ ठीक है, इतना तो तुमको समझ में आ गया। इधर में वेस्ट बैंक। अब समझो, अब थोड़ा सा हम लोग जो है इज़राइल के बारे में बात करते हैं। तो सिनाई पेनिनसुला तुमको समझ में आ गया, अब थोड़ा इज़राइल के बारे में बात करते हैं। देखो इज़राइल से पहले वेस्ट बैंक के बारे में समझते हैं थोड़ा। देखो वेस्ट बैंक में मैं इस वेस्ट बैंक को थोड़ा जूम करता हूँ, मान लो। ठीक है, मान लो ये हमारा वेस्ट बैंक का जूम पार्ट है। ठीक है, अब देखो वेस्ट बैंक के एकदम नॉर्थ में एक इम्पॉर्टेंट प्लेस है, वेस्ट बैंक का, जिसको हम कहते हैं जेनिन, जहाँ पे इज़राइल ने कई बार मिलिट्री ऑपरेशन किया है। तो जेनिन कहाँ पे है? वेस्ट बैंक का नॉर्थ में, मैप से याद रखना। ठीक है, जेनिन से तुम अगर नीचे आ जाओ तो तुमको शहर मिलेगा राम अल्लाह। ठीक है, अगर तुम जेनिन से थोड़ा नीचे आओ तो वेस्ट बैंक के नॉर्थ में जेनिन है, जेनिन से थोड़ा नीचे है राम अल्लाह जो है ये पैलेस्टीनियंस की सो कॉल्ड कैपिटल है। पैलेस्टीनियन की एक तरीके से राजधानी है, समझ लो। पैलेस्टीनियन की राजधानी क्या है? राम अल्लाह। ठीक है, कहाँ पे है? वेस्ट बैंक में। ठीक है, राम अल्लाह से थोड़ा नीचे आ जाओ तो तुमको मिलेगा जेरूसलेम। ठीक है, जेरूसलेम। अब जेरूसलेम जो है ये इज़राइल और फ़लस्तीन के बीच में जो है झगड़ा का जड़ है। ठीक है, झगड़ा का जड़ को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बोन ऑफ कंटेंशन। कुछ मैं वर्ड्स भी बताते रहूँगा तो उसको याद रख लेना, बोन ऑफ कंटेंशन। तो तुम क्या बोलोगे? जेरूसलेम इज़ द बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन इज़राइल एंड पैलेस्टीनियंस। समझ में आ रहा है? तो जेरूसलेम जो है वो इज़राइल और पैलेस्टीनियंस के बीच में जो है झगड़ा का जड़ है। ऐसा क्यों है? क्योंकि इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से भी मिटाता हूँ फिलहाल। क्योंकि जेरूसलेम जो है इसमें
यहाँ पे एक जगह है, एक जगह है जिसको हम कहते हैं टेम्पल माउंट, जिसको हम कहते हैं टेम्पल माउंट। ये मंदिर नहीं है, टेम्पल से मंदिर मत समझिए, ये एक जगह का नाम है, ठीक है, टेम्पल माउंट। समझ में आ रहा है? इस टेम्पल माउंट में, इस टेम्पल माउंट में जो है, इस टेम्पल माउंट से क्रिश्चियंस, याद रखो, क्रिश्चियंस, क्रिश्चियंस, ठीक है, इस्लाम, जूस, ये तीनों की धार्मिक आस्था जुड़ी हुई है। जैसे भारत में अयोध्या को लेकर के लोगों की धार्मिक आस्था जुड़ी हुई थी, राम मंदिर को लेकर के धार्मिक आस्था जुड़ी हुई थी, और वो इतना बड़ा इशू हो गया कि वो बहुत बड़ा पॉलिटिकल प्रोपागेंडा बन गया, है ना। तो एक तरीके से तो उसी तरीके समझो कि जेरूसलम में जो जगह है टेम्पल माउंट, वो वहाँ पे क्रिश्चियंस की भी जो है रिलीजियस सेंटिमेंट्स जुड़े हुए हैं, इस्लाम का भी जुड़ा हुआ है और जूस का भी जुड़ा हुआ है। अब समझो, क्रिश्चियन के लिए वहाँ पे चर्च सेपल्चर है, क्रिश्चियन के लिए वहाँ पे चर्च सेपल्चर है, ठीक है। और कहा जाता है कि इसी चर्च सेपल्चर में जो है जीसस क्राइस्ट को क्रूसीफाई किया गया, सूली पे चढ़ाया गया, ठीक है। तो चर्च सेपल्चर कहाँ पे है? जेरूसलम में मौजूद टेम्पल माउंट में चर्च सेपल्चर क्रिश्चियन के लिए। वहीं पे पास में सटा हुआ इस्लाम के लिए दो इम्पॉर्टेंट जगह है, दो इम्पॉर्टेंट चीज़ है। एक है तुम्हारा अल अक्सा मॉस्क, अल अक्सा मॉस्क, ठीक है, अल अक्सा मॉस्क, जो बताया जाता है कि इस्लाम की तीसरी, थर्ड होलीएस्ट साइट है, इस्लाम की थर्ड होलीएस्ट साइट है, ठीक है, अल अक्सा मॉस्क। उसके बाद यहीं पे तुम्हारा है डोम ऑफ द रॉक, डोम ऑफ द रॉक। बताया जाता है कि जो प्रॉफिट मोहम्मद है वो अल अक्सा मॉस्क में अपनी आखिरी प्रार्थना करते हैं, ठीक है, अल अक्सा मॉस्क में वो अपनी आखिरी प्रेयर करते हैं, और डोम ऑफ द रॉक से जो है वो स्वर्ग की यात्रा पे जाते हैं, ऐसी मान्यता है, ठीक है। तो इस्लाम के लिए जो थर्ड होलीएस्ट साइट है वो है अल अक्सा मॉस्क, याद रखना। इस्लाम की जो चौथी होलीएस्ट साइट है, जो चौथी होलीएस्ट साइट है मेरे भाई, वो भी ठीक जेरूसलम के नीचे है, हेब्रोन, हेब्रोन में, लगभग जेरूसलम से 1-1.5 घंटा का रास्ता है हेब्रोन, ठीक है। हेब्रोन जो है ये इस्लाम की चौथी होलीएस्ट साइट है, ये भी याद रखना, चौथी होलीएस्ट साइट है, ठीक है। हेब्रोन में इस्लाम मतलब एक रिलीजियस, एक तरीके से मोनूमेंट है, हम कह सकते हैं, जिसको कहा जाता है केव ऑफ द पैट्रियार्क्स, ठीक है, केव ऑफ द पैट्रियार्क्स, केव ऑफ द पैट्रियार्क्स। तो तुमसे पूछा जा सकता है कि भाई केव ऑफ द पैट्रियार्क कहाँ पे है, तो ये हेब्रोन में है। हेब्रोन कहाँ पे है? वेस्ट बैंक में है, जेरूसलम के नीचे, और इस्लाम की फोर्थ होलीएस्ट साइट है। समझ में आ रहा है? इतना तुमको क्लियर हो गया, ठीक है। तो क्रिश्चियन के लिए हमने देखा कि चर्च सेपल्चर है, इस्लाम के लिए हमने देखा अल अक्सा मॉस्क है, डोम ऑफ द रॉक है, और जूस के लिए यहाँ पे एक वेस्टर्न वॉल है, वेस्टर्न वॉल, इसको वेलिंग वॉल भी कहते हैं, ठीक है, इसी को वेलिंग वॉल भी कहते हैं। तो समझ रहे हो? तो एक जगह है टेम्पल माउंट जेरूसलम में, जहाँ पे क्रिश्चियन, इस्लाम और जूस तीनों का जो है रिलीजियस सेंटिमेंट जो है जुड़ा हुआ है। इसीलिए जेरूसलम जो है वो इज़राइल और फ़लस्तीन के बीच में जो है झगड़ा का जड़ बना हुआ है, ठीक है। इतना तुमको समझ में आ गया। अब हेब्रोन के भी नीचे आ जाए, हेब्रोन के भी नीचे आ जाए, यहाँ पे तुमको मिलेगा बेथलेम, ठीक है, बेथलेम। बेथलेम का क्या सिग्निफिकेंस है? बेथलेम में ऐसा बताया जाता है कि जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था। एक सेकेंड, बेथलेम में जो है मेरे भाई जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था, ठीक है, क्राइस्ट का जन्म हुआ था। कब हुआ था? 25 दिसंबर को हुआ था, ठीक है, 25 दिसंबर को हुआ था। और ये 25 दिसंबर, अब जीसस क्राइस्ट का जब जन्म हुआ उस समय थोड़ी ना कोई पैदा हम लोगों को पता है, या फिर, तो ये 25 दिसंबर को तय किसने किया, ये भी चीज़ याद रखना। 25 दिसंबर को तय करने वाले का नाम था तुम्हारा कॉन्स्टेंटाइन, एम्परर कॉन्स्टेंटाइन। एम्परर कॉन्स्टेंटाइन जो है ये पहले क्रिश्चियन राजा बने, ठीक है, रोमन एम्पायर के। ये सब वर्ल्ड हिस्ट्री में तुम पढ़ोगे, अभी बस इतना समझ लो, ठीक है। एम्परर कॉन्स्टेंटाइन ये पहले क्रिश्चियन राजा थे, ये क्रिश्चियन राजा थे जिन्होंने ये तय किया कि 25 दिसंबर को जो है जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ है, ठीक है। इतना चीज़ हो गया, ओके। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक और तुमको जोग्राफिकल लोकेशन में बताता हूँ, वो ये है। एक बार फिर से मैं इज़राइल को ड्रॉ करता हूँ, तो लेट्स ड्रॉ इज़राइल को। ये तो सिनाई पेनिनसुला हो गया, ये इज़राइल हो गया, ये हमने बाउंड्री खींच दी, ये गाजा स्ट्रिप हो गया, ये वेस्ट बैंक हो गया, ठीक है।
वेस्ट बैंक में हमने तुमको कितना जगह बताया, नॉर्थ में जेनिन, जेनिन से नीचे तुम्हारा जेरूसलम, ठीक है, और यहाँ पे राम अल्लाह भी है, उनकी कैपिटल राम अल्लाह। तो जेनिन, राम अल्लाह, जेरूसलम, उसके बाद तुम्हारा जा कर के हेब्रोन भी यहीं पे है, बथलेम भी यहीं पे है, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है। अब देखो, अब मैंने तुमको बोला कि इसराइल के नॉर्थ में इसराइल के नॉर्थ में है लेबनन, ठीक है, और नॉर्थ ईस्ट में सीरिया। तो अब मैं यहाँ पे एक चीज़ ड्रॉ करता हूँ, देखो इस तरीके का कुछ एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ। ये जो है ना, इस जगह को कहते हैं गोलन हाइट, इसको कहते हैं गोलन हाइट, जो कि सीरिया जो कि सीरिया का हुआ करता था, लेकिन अभी इसमें इजरायली ऑक्यूपेशन है, इसमें अभी इजरायली ऑक्यूपेशन है, गोलन हाइट, ठीक है। इसके बारे में भी हम समझेंगे। तो यूपीएससी में क्वेश्चन भी था कि गोलन हाइट किस देश को कंसर्न करता है, तो सीरिया को कंसर्न करता है। और अगर तुमसे सीरिया ऑप्शन में ना बोले, अगर मिडिल ईस्ट बोल दे तो फिर मिडिल ईस्ट भी सही हो जाएगा, क्योंकि ये जो हम अभी पढ़ रहे हैं ना, इजराइल, लेबनान, जॉर्डन, ये सभी मिडिल ईस्ट में आते हैं। और मिडिल ईस्ट का और एक बोला जाता है नाम वेस्ट एशिया, इसी को वेस्ट एशिया भी कहा जाता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। चलो, ये हमने मैप वाला पोर्शन क्लियर किया, अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो, अगर अब हम बात करें इजराइल, इजराइल कहाँ पे है, इजराइल अगर तुमसे पूछे इजराइल कहाँ पे है, ठीक है, तो तुम बोलोगे इजराइल जो है वेस्ट एशिया में एक देश है, वेस्ट एशिया में एक कंट्री है। कितनी बड़ी कंट्री है, तो हमारे भारत के नॉर्थ ईस्ट का तुम या तो मणिपुर को उठा लो, या तो मेघालय को उठा लो, ठीक है, या तो मेघालय को उठा लो। मणिपुर, मेघालय लगभग इतनी बड़ी, इजराइल जो है वो अपने में एक देश है। इतना तुमको समझ में आ गया, ठीक है, ओके। अब समझो, अब हमने जो जेरूसलम पढ़ा था, ठीक है, जेरूसलम हमने जो देखा था, जेरूसलम जो है ना वो इज़राइल अपनी कैपिटल बताता है। इज़राइल जो है जेरूसलम को अपनी क्या बताता है, कैपिटल। तो अगर तुमसे पूछे कि इज़राइल की राजधानी क्या है, तो वो जेरूसलम है, इज़राइल की राजधानी जेरूसलम। लेकिन थोड़ा सा एक बार फिर से मैप में आते हैं। देखो, मैप की आवश्यकता बार बार होती है, ठीक है, थोड़ा सा हम लोग मैप में आते हैं। अब मैप में आते हैं, मैप में देखो, मैप में इज़राइल के एकदम नॉर्थ में जाओ तो यहाँ पे तुमको एक जगह मिलेगा हाइफा, और यहाँ पे तुमको एक जगह मिलेगा तल अवीव, और यहाँ पे जेरूसलम, इसको भी लिख लेते हैं। देखो, इज़राइल जो है जेरूसलम को अपनी राजधानी बताता है कि मेरी राजधानी ये है, और जो तल अवीव है, ये देखो, जेरूसलम जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है, मतलब सारी सरकारी जो काम है, जैसे हमारा दिल्ली है ना, न्यू दिल्ली, वैसे ही जेरूसलम का ये इज़राइल जो है जेरूसलम को अपना एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल बताता है। लेकिन जो इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल कैपिटल है, मतलब जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ जो है, टेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्रीज़ जहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड है, जहाँ पे मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, जैसे हमारे भारत में दिल्ली, बॉम्बे है, वैसे ही इज़राइल के लिए तल अवीव जो है, जो कि यहाँ पे है, तल अवीव को इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल कैपिटल बोला जाता है, इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल कैपिटल, ठीक है। इतना समझ गए, इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल कैपिटल। और एक चीज़ याद रखना ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव से, कि तल अवीव को वाइट सिटी भी कहा जाता है, तल अवीव को वाइट सिटी कहा जाता है, समझ में आ रहा है। तल अवीव को क्या कहा जाता है मेरे भाई, वाइट सिटी भी कहा जाता है, इस चीज़ को याद रखना, ठीक है। और तल अवीव जो है ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी है। 2003 में तल अवीव को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में लिया गया, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। देखो, ये सारे क्वेश्चन जो है ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस प्रीलिम्स के लिए जो पहली प्रारंभिक परीक्षा होती है उसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो तल अवीव जो है वो टेक्नोलॉजिकल इकोनॉमिक कैपिटल है इजराइल की, और एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल क्या है, जेरूसलम है। जेरूसलम झगड़ा का जड़ क्यों है, क्योंकि वहाँ पे क्रिश्चियन, ईसाइयों और मुसलमानों तीनों की जो है धार्मिक आस्था उससे जुड़ी हुई है, ठीक है। और उसके बाद हमने देखा कि तल अवीव जो है वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है, ठीक है। अब यहाँ पे हाइफा का क्या रोल है, हाइफा जो मैंने जगह यहाँ पे बताया, हाइफा का क्या रोल है, हाइफा में पोर्ट डेवलपमेंट का काम अदानी ग्रुप ने ले रखा है, ठीक है। तो अदानी ग्रुप को जो है हाइफा का पूरा पोर्ट को डेवलप करने का जो ठेका है वो अदानी ग्रुप को मिला है, तो इसलिए भी हाइफा इंपॉर्टेंट हो जाता है, समझ में आ रहा है, ओके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो इतना तुमको जो है क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब देखो,
आज के इज़राइल की आबादी क्या है, अब इस चीज़ को समझो। आज के इज़राइल की आबादी क्या है, आज इज़राइल में कौन से धर्म के लोग ज़्यादा रहते हैं? तो आज जो है इज़राइल की अगर हम पॉपुलेशन की बात करें, इज़राइल की अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो आज इज़राइल में ज़्यादातर जो है जूस रहते हैं, ज़्यादातर जो है जूस रहते हैं। मुस्लिम्स भी रहते हैं बट मेजॉरिटी जूस की है, ठीक है, मेजॉरिटी जूस की है, ठीक है। अब यहाँ पे समझो कि वर्ल्ड वार वन के पहले, ठीक है, समझो वर्ल्ड वार वन कब हुआ? वर्ल्ड वार वन शुरू हुआ 1914 में, ख़त्म हुआ 1918 में, ठीक है। वर्ल्ड वार वन के पहले ये जो पूरा वेस्ट एशिया की हम बात कर रहे हैं, मतलब इज़राइल, जॉर्डन, लेबनान, सीरिया, इजिप्ट, ये हम जो पूरा वेस्ट एशिया की बात कर रहे हैं, इसमें शासन हुआ करता था ओटोमन अम्पायर का, इसमें शासन हुआ करता था ओटोमन अम्पायर का। ओटोमन अम्पायर की स्थापना 1299 में ओस्मान वन नाम के राजा ने करी थी। तो ओटोमन एम्पायर ये वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ोगे, ठीक है, लेकिन अभी समझ लो कॉन्टेक्स्ट है कि भाई ओटोमन एम्पायर जो है उसके संस्थापक कौन है? ओस्मान वन। 1299 में इन्होंने जो है टर्की इनकी राजधानी थी, आज का जो टर्की है ना, टर्की जो है इनकी राजधानी हुआ करती थी। इन्होंने जो है 1299 में इसको इस्टेब्लिश करा, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब ओटोमन एम्पायर जो है ये वन ऑफ द 3 गन पाउडर एम्पायर, रखो गन पाउडर एम्पायर, ठीक है, ये वन ऑफ द 3 गन पाउडर एम्पायर। उस वक्त दुनिया में 3 बड़े ऐसे एम्पायर थे जिनको गन पाउडर एम्पायर कहा जाता था। 3 बड़े एम्पायर कौन कौन से? एक तो भारत में उस वक्त मुग़ल चल रहा था, तो मुग़ल एक हुआ, ठीक है। दूसरा ईरान में सफ़ाविद एम्पायर चल रहा था, और वेस्ट एशिया में ओटोमन एम्पायर चल रहा था, ठीक है, ओटोमन एम्पायर। तो इनको जो है तो ओटोमन क्या हुआ? वन ऑफ द 3 गन पाउडर एम्पायर हुआ। तो तुमसे पूछा जाए कि 3 गन पाउडर एम्पायर का नाम बताओ, तो ये तीनों हैं जो उस वक्त शासन कर रहे थे बड़े स्केल पे, एक बड़ी टेरिटरी को जो है गवर्न कर रहे थे, ठीक है। अब सिचुएशन क्या होता है कि वर्ल्ड वार वन के बाद जो है ओटोमन एम्पायर हार जाता है, ब्रिटेन जीत जाता है, ब्रिटेन, फ्रांस, ये लोग जीत जाते हैं, ठीक है ना। वर्ल्ड वार वन के बाद जो है ओटोमन एम्पायर हार जाता है, ठीक है। अब समझो यहाँ पर सिचुएशन क्या है कि 19th सेंचुरी, मतलब समझो कि 19th सेंचुरी का मतलब हो गया कि 1800 से 1900 का टाइम फ्रेम की बात कर रहे हैं, ठीक है। और इवन 20th सेंचुरी में भी, 20th सेंचुरी मतलब 1900 से 2000 की बात कर रहे हैं, ठीक है। समझो ओटोमन एम्पायर जब चल रहा था, ठीक है, या वर्ल्ड वार वन के ख़त्म होने तक, ठीक है, मान के चलो कि जो तुम्हारा जाकर के जो 1800 से 1900 का दौर था, इस वक्त तक इज़राइल में सबसे ज़्यादा आबादी जो है वो मुसलमानों की थी, मुस्लिम्स। समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब ये जो 1900 का देखो टाइम फ्रेम, ठीक है, 1900 मतलब 1900 तक, या फिर तुम यूँ कह लो कि 1918 तक, 1917-18 तक जो है इज़राइल में सबसे ज़्यादा आबादी, मतलब उस वक्त तो फ़लस्तीन हुआ करता था, और फ़लस्तीन में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किसकी थी? मुस्लिम्स की थी। लेकिन इसके बाद इज़राइल में जो है जूज़ की आबादी रैपिडली ग्रो करी, और जूज़ मेजॉरिटी में आ गए और मुस्लिम्स जो है वो माइनॉरिटी में आ गए उस जगह पे। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब हम लोग धीरे धीरे एक एक कॉन्टेक्स्ट समझते हुआ क्या। देखो, हुआ ये कि बात है लेट 19th सेंचुरी की। लेट 19th सेंचुरी का मतलब क्या हुआ? लेट 19th सेंचुरी का मतलब हुआ 1850 से 1900 तक के टाइम फ्रेम को हम लेट 19th सेंचुरी कहेंगे। समझ में आ रहा है? लेट 19th सेंचुरी। लेट 19th सेंचुरी में एक जर्नलिस्ट थे, एक जूस जर्नलिस्ट थे जिसका नाम था थियोडोर हर्ट्ज़। ठीक है, थियोडोर हर्ट्ज़, समझना ध्यान से। लेट 19th सेंचुरी में एक जूस जर्नलिस्ट थे जिसका नाम था क्या? थियोडोर हर्ट्ज़। थियोडोर हर्ट्ज़ ने एक प्रोपागेंडा फैलाया जिसका नाम था जियोनिज़्म। ठीक है, ये जियोनिज़्म। तो जियोनिज़्म प्रोपागेंडा, जियोनिज़्म को मतलब इसको इस्टेब्लिश किसने किया? जियोनिज़्म का प्रोपागेंडा किसने शुरू किया? थियोडोर हर्ट्ज़ ने। ठीक है,
जियोनिज़्म ये था क्या, जियोनिज़्म बेसिकली ये बता रहा था कि पैलेस्टीन जो है ना वो जूज़ की एंसेस्ट्रल होमलैंड है, ठीक है। मतलब जूस जो है वो फ़लस्तीन के ओरिजिनल निवासी है, इसीलिए जूस को फ़लस्तीन में जा कर के सेटल होना चाहिए। जियोनिज़्म क्या बोला, जियोनिज़्म कॉल्ड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ जूस इन पैलेस्टीन, ठीक है। तो जियोनिज़्म का प्रोपागेंडा किसने किया, थियोडोर हर्ज़ ने किया। थियोडोर हर्ज़ ने ये कहा कि भाई ऐसा है, हम लोग जो हैं, जो जूस कम्युनिटी है वो बेसिकली फ़लस्तीन के हैं, ठीक है, और हमें फ़लस्तीन में जाना चाहिए, वहाँ पे रहना चाहिए, वहाँ पे सेटल होनी चाहिए, वहाँ पे जेरूसलम है, हमारी जो है हमारा धार्मिक आस्था वहाँ से जुड़ी हुई है, ठीक है। समझ में आया, ये चीज़ है। अब तुम सोचो, देखो जब भी तुम ह्यूमैनिटीज़ पढ़ोगे ना, तो कोई भी आइडिया अगर डेवलप होता है तो वो किसी चीज़ को काउंटर करने के लिए, किसी चीज़ के रिस्पॉन्स में डेवलप होता है, ठीक है। जैसे हिंदुइज़्म को काउंटर करने के लिए बुद्धिज़्म आया, जैनिज़्म आया, कई तरीके के धर्म आए। तो ह्यूमैनिटीज़ में कभी भी कोई भी आइडिया का डेवलपमेंट होता है ना, कोई भी प्रिंसिपल का डेवलपमेंट होता है ना, तो वो किसी एग्जिस्टिंग आइडिया के रिस्पॉन्स में होता है। इस चीज़ को हमेशा याद रखना। जैसे कैपिटलिज्म के रिस्पॉन्स में उसको काउंटर करने के लिए कम्युनिज़्म आया, सोशलिज़्म आया, समझ में आ रहा है। तो वैसे ही जियोनिज़्म क्यों आया, किस चीज़ को काउंटर करने के लिए आया, तो जियोनिज़्म दो चीज़ की वजह से आया। पहला तो एंटीसेमिटिज़म, ठीक है, और एनलाइटनमेंट ऑफ जूस, ठीक है। एंटीसेमिटिज़म क्या होता है कि भाई जूस के अगेंस्ट, जूस कम्युनिटी के अगेंस्ट, ठीक है, ग्रज रखना, गुस्सा रखना, ठीक है, अनरीजनेबल ओपिनियन रखना कि जूस तो ख़राब हैं, जूस बदमाश हैं, जूस कब्जा करते हैं, इस तरीके की बातें जो है जूस के अगेंस्ट सोचना, इसको कहते हैं एंटीसेमिटिज़म। और एनलाइटनमेंट ऑफ जूस का मतलब हो गया कि लेट 19th सेंचुरी में जूस जो है वो खुद को बहुत एनलाइटन कर रहे थे। एनलाइटन का मतलब है कि जूस जो है वो जो है साइंस की बात कर रहे थे, ठीक है, जो है फ्रीडम ऑफ थॉट की बात कर रहे थे, ठीक है। तो जो मॉडर्न विचार है, जो मॉडर्न थॉट्स है, हमें पता है कि जो अरब्स मुस्लिम्स हैं वो बहुत ही कंजर्वेटिव होते हैं नेचर में, ठीक है, लगभग बहुत ऑर्थोडॉक्स होते हैं, वो अपने शरीयत लॉ को लेके चलते हैं, ठीक है, और समय के साथ बदलना नहीं चाहते, ठीक है। लेकिन जो जूस कम्युनिटी थी वो इस चीज़ से बाहर आ रही थी, वो फ्रीडम ऑफ थॉट की बात कर रहे थे, वो लिबरलिज्म की बात कर रहे थे, ठीक है। तो एनलाइटनमेंट ऑफ जूस, तो यही दोनों के वजह से कॉन्सेप्ट आया जियोनिज़्म का। अब तुम बोलोगे कि एंटीसेमिटिज़म क्यों जूस के अगेंस्ट जो है अनरीजनेबल ओपिनियन रखना चाहेगा, कोई जूस के अगेंस्ट क्यों कोई ग्रज रखना चाहेगा। देखो इसका कारण है कि जूस जो है, ऐसा बताया जाता है कि जूस जो लोग होते हैं बहुत टैलेंटेड होते हैं, बहुत मेहनती होते हैं, और इसीलिए ये मेहनत के बल पे, अपने टैलेंट के बल पे कहीं भी जाते हैं ना, तो वो जो है एक तरीके से इकोनॉमिकली बहुत सक्सेसफुल होते हैं, इनके पास बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं। और ये बात सही भी है, आज के टाइम पे अगर तुम देख लो तो जूस कम्युनिटी बहुत स्ट्रांग है, बहुत कम जूस हैं, ठीक है, बहुत कम जूस हैं, और लेकिन रिसोर्सेज इनके पास बहुत है, ठीक है, बहुत ही अमीर होते हैं, इनके पास पैसा बहुत होता है, ठीक है। जैसे कि तुम देख लो, अगर फेसबुक का मार्क जुकरबर्ग को देख लो, कौन है, जूस है, ठीक है। तुम बिल गेट्स को देख लो, जूस है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ऐसे कितने ही जो है, तुम्हें ट्विटर भी, आई थिंक ट्विटर के जो पहले फाउंडर थे वो भी जूस थे, ठीक है। तो इस तरीके के तुम्हें बहुत सारे जो है जूस मिलेंगे जो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है, उनके पास बहुत पैसा है, बहुत रिसोर्सेस है, ठीक है। एक तरीके से तुम सोचो फेसबुक, ठीक है, इतनी बड़ी चीज़, मार्क जुकरबर्ग जूस है, तो अगर कोई जूस के अगेंस्ट प्रोपेगेंडा फैलाएगा तो उसको तो मतलब फेसबुक के माध्यम से उसको बर्बाद किया जा सकता है, ठीक है, समझ में आ रहा है। फिर गूगल के जो फाउंडर रहे हैं, ठीक है, वो भी जूस हैं, ठीक है। तो जूस बहुत ही पावरफुल लोग रहे हैं, इसी वजह से जो बाकी जो मुस्लिम्स थे वो जूस से जलते थे, ठीक है, और एक एंटी सेमिटिक आइडिया को अपने अंदर पालते थे। एंटी सेमिटिक आइडिया का मतलब हो गया, जैसे हमारे यहाँ पे हम जो लोग हिंदुइज़्म के अगेंस्ट है, जो लोग हिंदू के बारे में गलत सोचते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे, एंटी हिंदू बोलेंगे। जो लोग मुसलमानों के बारे में गलत सोचते हैं उनको हम एंटी मुस्लिम बोलेंगे। वैसे ही लोग जो जूस के बारे में गलत सोचते हैं उनको हम एंटी सेमिटिक बोलते हैं, ठीक है, एंटी सेमिटिक। तो एंटी सेमिटिक को काउंटर करने के लिए जियोनिज़्म वाला आइडिया आया। थियोडोर हर्ज़ ने कहा कि भाई ऐसा है, पैलेस्टीन हमारा घर है, हमें पैलेस्टीन में जाके सेटल होना चाहिए,
ठीक है, ये चीज़ हो गया। और जब ये आइडिया जियोनिज़्म आया तो लोग जो है फिर फ़लस्तीन जाना शुरू कर दिए। जो जूस हैं वो फ़लस्तीन में, यूरोप से फ़लस्तीन की तरफ माइग्रेट करना चालू कर दिए, फ़लस्तीन में जाकर के सेटल होने लगे, ठीक है, घर बसाने लगे वहाँ पे। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे ये हुआ कि भाई 1917 में 2 नवंबर 1917 का डेट काफ़ी याद रखना। 2 नवंबर 1917 को क्या हुआ कि ब्रिटेन के उस वक्त जो फॉरेन मिनिस्टर थे जिनका नाम था अर्थर बाल्फोर ने क्या किया कि भाई एक अनाउंसमेंट ये किया, उन्होंने ये कहा कि अगर जूस वर्ल्ड वार चल रहा था। वर्ल्ड वार मैंने क्या बोला, 1914 से 1918 तक, ठीक है। तो वर्ल्ड वार में एक तरफ समझो कि एक तरफ था ब्रिटेन, एक तरफ था ओटोमन एम्पायर, ठीक है। तो 2 नवंबर 1917 को आर्थर बाल्फोर ने अनाउंस किया कि अगर जूस हमारी मदद करेंगे ओटोमन एम्पायर को हराने में, तो हम जो जियोनिज़्म है, मतलब जूस को हम हेल्प करेंगे, उनको सेटल करवाएंगे, जा कर के फ़लस्तीन में हम उनको सेटल करवाएंगे। समझ में आया? ये है बाल्फोर डिक्लेरेशन। इसको क्या कहा जाता है? इसको बाल्फोर डिक्लेरेशन कहा जाता है। तो याद रखना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ठीक है। बाल्फोर डिक्लेरेशन कहा जाता है। अर्थर बाल्फोर ने क्या कहा कि तुम हमारी मदद करो ओटोमन एम्पायर को हराने में, हम तुमको फ़लस्तीन में सेटल करवाएंगे। बिकॉज उस वक्त फ़लस्तीन पूरे वेस्ट एशिया में ओटोमन एम्पायर का शासन था। समझ में आ रहा है? और क्यों अंग्रेज़ों ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि जूस के पास पैसा बहुत था, जूस के पास रिसोर्सेज थे। तो भाई वॉर के लिए तो पैसा भी चाहिए ना। तो उन्होंने बेसिकली ब्रिटेन जूस से हेल्प मांगा और एक्सचेंज में ये बोला कि हम जो है आपको सेटल करवाएंगे, ठीक है। तो अब क्या हुआ, 1918 में ओटोमन एम्पायर हार गया। समझ में आ रहा है? ओटोमन एम्पायर हार गया। और जब ओटोमन एम्पायर हार गया तो अब यहाँ पे सिचुएशन ये हुआ कि जिस तरीके से अभी यूनाइटेड नेशन के पहले एक संस्था हुआ करती थी, लीग ऑफ नेशन। इससे भी सवाल पूछा जाता है, इसको भी हम लोग कवर करेंगे, बस अभी समझो लीग ऑफ नेशन, ठीक है। तो लीग ऑफ नेशन को बनाया गया था कि फर्स्ट वर्ल्ड वार को रोका जाए और दोबारा कभी ऐसा वार ना हो, ठीक है। लेकिन चूंकि दूसरा वर्ल्ड वार भी हो गया तो लीग ऑफ नेशन को बैन कर दिया गया और फिर लीग ऑफ नेशन की जगह यूनाइटेड नेशन आया। समझ में आ रहा है? तो लीग ऑफ नेशन की स्थापना की गई इस उम्मीद से कि फर्स्ट वर्ल्ड वार जैसा बाद में कभी वार ना हो, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी मेंटेन रहे, इसके लिए लीग ऑफ नेशन बनाया गया। अब ओटोमन एम्पायर अब हार चुका है। अरे यार, ये पंछी क्यों आ गया यहाँ पे? अब समझो, ओटोमन एम्पायर हार चुका है तो वहाँ पे शासन तो कोई करेगा, तो शासन कौन करेगा? ब्रिटेन करेगा कि फ्रांस करेगा? भाई विजेता तो बहुत थे, वर्ल्ड वार 1 में ब्रिटेन भी जीता, फ्रांस भी जीता, तो कौन शासन कौन करेगा, ठीक है। तो फ़लस्तीन में क्या बोला गया, तो 1918 में जब लीग ऑफ नेशन बना तो लीग ऑफ नेशन ने क्या कहा, लीग ऑफ नेशन ने कहा कि भाई ऐसा है, फ़लस्तीन में अभी ब्रिटेन शासन करेगा। फ़लस्तीन में अभी कौन शासन करेगा? ब्रिटेन शासन करेगा। क्यों ब्रिटेन शासन करेगा? क्योंकि जो है बेसिकली लीग ऑफ नेशन ने ब्रिटेन को ये मैंडेट दिया, ध्यान समझना, ब्रिटेन को ये मैंडेट का मतलब होता है आदेश, ठीक है। ब्रिटेन को आदेश दिया कि भाई ऐसा है, जब तक फ़लस्तीन में सेल्फ गवर्नेंस वाली सिचुएशन ना हो जाए, मतलब जब तक फ़लस्तीन के लोग खुद को सेल्फ गवर्न करने के लिए, डेमोक्रेसी के लिए तैयार ना हो जाए, तब तक तुम वहाँ पे रूल करो, तुम वहाँ पे शासन करो, ब्रिटेन को कहा। और इस चीज़ को कहते हैं मैंडेटरी पैलेस्टीन, ठीक है। तो मैंडेटरी पैलेस्टीन क्या था? मैंडेटरी पैलेस्टीन तो पूछे कोई क्या था, तो भाई वर्ल्ड वार 1 में ओटोमन एम्पायर हारने के बाद लीग ऑफ नेशन ने ब्रिटेन को ये आदेश दिया, अंग्रेजी में मैंडेट दिया, कि जब तक फ़लस्तीन में डेमोक्रेसी वाली सिचुएशन ना हो जाए, क्योंकि वार इफेक्टेड जोन थी तो वहाँ पे तुरंत तो डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश नहीं की जा सकती, तो जब तक डेमोक्रेसी वाली सिचुएशन ना आ जाए, जब तक वहाँ पे सिचुएशन इंप्रूव ना हो जाए, शासन कौन करेगा? ब्रिटेन करेगा, ठीक है। तो ब्रिटेन को दे दिया गया, इस चीज़ को हम कहते हैं मैंडेटरी पैलेस्टीन। अब समझो, अब ब्रिटेन ने, मैंने क्या कहा कि 2 नवंबर 1917 में ब्रिटेन के जो फॉरेन सेक्रेटरी थे उन्होंने एक डिक्लेरेशन दिया था जिसको कि हम बाल्फोर डिक्लेरेशन के नाम से जानते हैं। क्या डिक्लेरेशन दिया था कि भाई वर्ल्ड वार 1 में आप हमारी मदद करो, हम आपको जो है वहाँ पे सेटल करवाएंगे फ़लस्तीन में। तो ब्रिटेन को जब फ़लस्तीन मिल गया गवर्न करने के लिए, तो ब्रिटेन ने बाल्फोर डिक्लेरेशन को सम्मान देते हुए, उसका ऑनर करते हुए जूस को यहाँ पे ला करके बसाना चालू किया।
मतलब जूस का जो माइग्रेशन था उसको फैसिलिटेट किया, उसको जो है जूस को बसाना चालू किया। और देखते ही देखते जो है लगभग 1920 से 1930 के बीच जो है जूस की पॉपुलेशन 100,000 टाइम्स बढ़ गई। समझ में आ रहा है? मतलब तुम एक एक मैं तुमको डेटा बताता हूँ कि भाई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पहले जब ओटोमन एम्पायर का शासन था ना, उस वक्त पैलेस्टीन में, जिसको आज हम इसराइल जानते हैं, पैलेस्टीन में 87% मुस्लिम्स थे, ठीक है, 10% क्रिश्चियंस थे, ठीक है, और 3% जूस थे। तो सोचो जूस कितने कम थे, ठीक है, जूस की जनसंख्या कितनी कम थी। लेकिन वर्ल्ड वार 1 के बाद जब मैंडेट ब्रिटेन को जो है मैंडेट दिया गया पैलेस्टीन को गवर्न करने के लिए, तो ब्रिटेन ने बाल्फोर डिक्लेरेशन को ऑनर करते हुए जूस को वहाँ पे माइग्रेट करवाना चालू किया, और जूस की जनसंख्या जो है बहुत तेज़ी से वहाँ पे बढ़ने लगी। अब यहाँ पे एक चीज़ समझो कि जैसे जैसे जूस की जनसंख्या बढ़ी, जूस और अरब के बीच में टेंशन्स भी बढ़ने लगे। जूस और अरब के बीच में टेंशन्स भी बढ़ने लगे। बोलोगे क्यों? देखो, अरब मुस्लिम्स जो है वो कंजर्वेटिव होते हैं भाई अपने थॉट को लेके। मुस्लिम्स सोचते हैं कि अल्लाह के अलावा और कोई भगवान ही नहीं है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मुस्लिम्स जो है वो को एग्जिस्ट को इनकारते हैं, को एग्जिस्ट को नकारते हैं, ठीक है। और जहाँ भी को एग्जिस्टेंस को तुम नकारोगे और ये कहोगे कि मैं ही सुप्रीम हूँ, मेरा व्यूज़ सुप्रीम है, मैं जो सोचता हूँ वही सुप्रीम है, तो वहाँ पे झगड़ा होगा, ठीक है। अगर तुम ये मान लो कि मैं जो सोचता हूँ वो ठीक है, लेकिन सामने वाला जो सोच रहा है वो भी ठीक है, और दोनों मिलके काम कर सकते हैं, तो वहाँ झगड़ा नहीं होगा। लेकिन जहाँ पे तुम सोचो कि मैं ही ठीक हूँ और सामने वाला ठीक नहीं है, वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होगा। तो जैसे जैसे मैंने तुमको क्या बोला कि जो जियोनिज़्म का आइडिया डेवलप हुआ, उसके दो कारण थे, एक तो एंटी सेमिटिज्म और एक एनलाइटनमेंट ऑफ जूस। और एनलाइटनमेंट ऑफ जूस का अर्थ ये हुआ कि जूस जो है वो फ्रीडम ऑफ थॉट की बात कर रहे थे, वो लिबरलिज्म की बात कर रहे थे, वो मॉडर्नाइजेशन की बात कर रहे थे। लेकिन मुस्लिम्स को लिबरलिज्म पसंद नहीं है, मुस्लिम्स को फ्रीडम ऑफ थॉट पसंद नहीं है, मुस्लिम्स को जो है मुस्लिम्स कंजर्वेटिव होकर रहना चाहते हैं, ठीक है, कट्टर होकर रहना चाहते हैं। तो अरब्स की और जूस की आइडियोलॉजी मैच नहीं हुई। अब आइडियोलॉजी मैच नहीं हुई, आइडियोलॉजिकल डिफरेंस हुआ तो झगड़ा होगा। तो जूस जैसे जैसे वहाँ पे जूस की जनसंख्या बढ़ती गई, वैसे वैसे जूस और अरब के बीच में झगड़ा भी बढ़ता गया। अब तुम एक चीज़ याद रखना, ब्रिटेन की भी हमेशा से जो है आदत रही है झगड़ा करवाने की, डिवाइड एंड रूल। तो ब्रिटेन को ये पता था कि अगर हम जूस को यहाँ पे इस्टेब्लिश करवाएंगे तो जूस और अरब आपस में लड़ेंगे। ब्रिटेन को ये पता था ये आपस में लड़ेंगे, हम बाहर से मज़े लेंगे, ठीक है। तो जूस, ये भी जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये भी कहते हैं कि अंग्रेज़ों ने जानबूझ करके ये चीज़ करवाया, जूस को वहाँ पे ले जा कर के जूस का सेटलमेंट करवाया, ताकि इन दोनों के बीच में झगड़ा बढ़े। समझ में आ रहा है? जैसे हमारे भारत में हिंदू मुसलमान करवाया, ठीक है, वैसे ही जो है ब्रिटेन ने यहाँ पे भी कांड किया, ठीक है। इतना तुमको समझ में आ गया कि झगड़ा कैसे शुरू हुआ? झगड़ा तब शुरू हुआ जब वर्ल्ड वार 1 के बाद बाल्फोर डिक्लेरेशन को ऑनर करने के लिए अंग्रेज़ों ने वहाँ पे जूस का सेटलमेंट करवाना चालू किया, और जैसे जैसे उसकी जनसंख्या बढ़ी, जूस और अरब के बीच में झगड़ा चालू हो गया। यहाँ तक झगड़ा इतना बढ़ गया कि 1936 की बात है। 1936 में अरब्स ने, मतलब मुस्लिम्स ने, अंग्रेज़ों के अगेंस्ट स्वतंत्रता आंदोलन छेड़ दिया। क्या छेड़ दिया? स्वतंत्रता आंदोलन, फ्रीडम स्ट्रगल छेड़ दिया। जिस तरीके से अगर तुम याद करो, 1936 वो दौर था जब भारत में भी अंग्रेज़ों के अगेंस्ट फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था, ठीक है। तो मुस्लिम्स ने क्या किया, वहाँ पे अंग्रेज़ों के अगेंस्ट स्वतंत्रता आंदोलन छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि अंग्रेज़ों की जो पॉलिसी थी वो जूस की तरफ बायस थी, ठीक है। जूस ऐसा वो पॉलिसी बना रहे थे जो जूस को फेवर कर रही थी, जूस का वहाँ पे सेटलमेंट करवा रहे थे, ठीक है। तो मुसलमानों ने वहाँ पे, अरब्स ने 1936 में जो है अंग्रेज़ों के अगेंस्ट स्वतंत्रता आंदोलन छेड़ दिया। लेकिन 1939 में अंग्रेज़ों ने जूस की मदद से इस स्वतंत्रता आंदोलन को सप्रेस कर दिया, ख़त्म कर दिया। और 1939 में जो है 1938-39 में जो है सेकेंड वर्ल्ड वार भी हो गया, ठीक है। पूरा एकदम स्टोरी को समझने ध्यान से। 1938-39 में जो है सेकेंड वर्ल्ड वार भी स्टार्ट हो गया, ठीक है। सेकेंड वर्ल्ड वार चला 1945 तक। अंग्रेज़ सेकेंड वर्ल्ड वार में बिजी हो गए। अब सेकेंड वर्ल्ड वार में तुमको पता होना चाहिए कि जर्मनी में जो हिटलर था, हिटलर ने जो है लाखों जूस को गैस चेम्बर में डाल के मार डाला। मतलब ट्रेन में बैठा करके, बस में बैठा करके उसको लेकर के आते थे और गैस चेम्बर में छोड़ देते थे ताकि वो मर जाए। तो जो है मतलब हिटलर ने बहुत ज़्यादा जो है अत्याचार किया, किसके ऊपर? जूस के ऊपर, ठीक है। अब जूस के ऊपर अत्याचार किया तो तुम एक चीज़ सोचो, अब जूस जाए तो कहाँ जाए?
अब जूस अगर भागेंगे तो कहाँ भागेंगे, वो पैलेस्टीन भागेंगे ना भाई, वो कहाँ भागेंगे, पैलेस्टीन ही भागेंगे ना, क्योंकि पैलेस्टीन ही तो उनकी होमलैंड थी, एंसेस्ट्रल होमलैंड, तो पैलेस्टीन जाएंगे, है ना। और हिटलर के इस कांड को हॉलोकॉस्ट कहते हैं, हिटलर के इस कांड को हॉलोकॉस्ट कहते हैं, ठीक है। लाखों जूस को हिटलर ने गैस चैम्बर में डाल के मार डाला, तो इसीलिए जूस अपनी जान भगाने के लिए पैलेस्टीन की तरफ भागे, ठीक है। अब तुम चीज़ सोचो, अगर कभी हिंदुओं के साथ ऐसा होता है भारत में, तो हिंदू कहाँ भागेंगे, हिंदू के पास भागने के लिए कोई देश नहीं, जूस के पास तो फिर भी पैलेस्टीन था, और वो पैलेस्टीन भागी भी तो जूस को बहुत स्ट्रगल करना पड़ा खुद के एग्जिस्टेंस को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम चूँकि जूस जो है भागना चालू किए पैलेस्टीन, तो जूस की जनसंख्या और बढ़ गई, और जूस की जनसंख्या इतनी बढ़ गई कि जूस मेजॉरिटी में आ गए और मुस्लिम्स माइनॉरिटी में आ गए। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर तो चल ही रहा था, लेकिन यहाँ पे जूस और मुसलमानों के बीच में भी झगड़ा बहुत तेज़ हो गया, इस हद तक तेज़ हो गया कि 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ, तो ब्रिटेन ने ये कह दिया कि भाई अब मुझसे नहीं संभल रहा पैलेस्टीन, अब मुझसे पैलेस्टीन नहीं संभल रहा। तो ये मसला किसको दे दिया, यूनाइटेड नेशन को दे दिया कि भाई यूनाइटेड नेशन अब तुम ही देखो इन दोनों का क्या करना है, मुझसे तो नहीं हो रहा, ठीक है। अब देखो इसमें तुम अगर इसको तुम सोचो तो ब्रिटेन ने 1945-47 तक लगभग कई देशों को जो जिसको अपनी कॉलोनी बना रखा था उसको आज़ाद कर दिया। कारण ब्रिटेन की फाइनेंशियल स्थिति वैसी नहीं थी कि वो इन देशों को चला सके। वर्ल्ड वार 2 में ब्रिटेन का बहुत फाइनेंशियल लॉस हुआ, उसके बाद उसकी स्थिति नहीं थी कि वो बाकी देशों को गवर्न कर सके। तो ये भी शायद कारण है कि उसने पैलेस्टीन को भी छोड़ दिया और भारत देश को भी जो है आज़ाद कर दिया। हाँ, आज़ादी में ऐसा नहीं है कि फ्रीडम स्ट्रगल का रोल नहीं था, बिल्कुल था, लेकिन ब्रिटेन का अपना फाइनेंशियल लॉस भी बहुत था, ठीक है। तो ब्रिटेन ने कहा कि पैलेस्टीन और ये जो अरब मुस्लिम्स है और जो जूस है इनके बीच में जो है झगड़ा इतना हो गया कि और मुझसे संभलेगा नहीं, तो ये मसला दे दिया यूनाइटेड नेशन को। यूनाइटेड नेशन ने 1947 में एक प्लान लगाया, एक प्लान दिया जिसको हम कहते हैं यूएन प्लान 1947, ठीक है। तो 1947 में यूएन ने कहा कि देखो भाई ऐसा है कि ये जो पैलेस्टीन वाला एरिया है इसमें एक एरिया दे दिया तुम्हारा जूस को कि यहाँ पे जूस भी रहेंगे और यहाँ पे पैलेस्टीन भी रहेंगे। इसको बोलता है 2 स्टेट सॉल्यूशन, इसको कहते हैं 2 स्टेट सॉल्यूशन। तो यूएन ने 1947 में ये कहा कि देखो भाई ऐसा है, अब मैं तुमको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। कुछ एरिया आज जो तुम देख रहे हो ना, तो इसमें कुछ एरिया जो है वो यूएन ने बोला कि जूस भी यहाँ पे रहेंगे और कुछ पैलेस्टीनियंस को भी दिया, मतलब एक तरीके से पैलेस्टीन का पार्टीशन कर दिया। जैसे भारत का पार्टीशन हुआ, ठीक है, भारत का पार्टीशन हुआ तो भारत से ही पाकिस्तान बन गया, वैसे ही पैलेस्टीन से ही इजराइल बना दिया गया यूएन 1947 के प्लान के तहत, ठीक है। और इजराइल जो जूस थे वो इस फैसले से काफ़ी खुश थे, लेकिन अरब इस फैसले से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। उस वक्त भारत का इंस्टांस समझो, भारत का इंस्टांस था पैलेस्टीनियन की तरफ। भारत जो है पैलेस्टीनियन की तरफ जो है इंक्लाइन था, झुका हुआ था। क्यों? क्योंकि महात्मा गांधी ने क्या कहा था, महात्मा गांधी जो है पैलेस्टीनियन की तरफ थे, मतलब मुस्लिम्स की तरफ थे। महात्मा गांधी ने कहा था कि मैंने नोट्स में लिखे हैं एग्जैक्ट वर्ड, मैं उनके एग्जैक्ट वर्ड्स को बता दे रहा हूँ। महात्मा गांधी ने कहा था कि तुम्हारे जा करके एक सेकेंड, महात्मा गांधी ने क्या कहा था, उनके एग्जैक्ट वर्ड्स मुझे याद नहीं आ रहे, एक सेकेंड देना मुझे। हाँ, महात्मा गांधी ने कहा कि माई सिंपैथी फॉर जूज, ठीक है, माई सिंपैथी फॉर जूज डज नॉट ब्लाइंड मी टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ जस्टिस, इट इज़ रॉन्ग एंड इनह्यूमन टू इम्पोज जूज ऑन द अरब्स, ठीक है। मतलब कि महात्मा गांधी ने कहा कि ये गलत है, आप जूज़ को ज़बरदस्ती अरब में इम्पोज कर रहे हो, ये गलत है। मतलब महात्मा गांधी जो है वो फ़लस्तीन के तरफ थे, ठीक है, अरब मुस्लिम्स के तरफ थे। और तुम एक चीज़ सोचो, 1947 में जब भारत का पार्टीशन हुआ तो कितने लाखों लोग मारे गए, ठीक है। पाकिस्तान जो बना, जो वेस्ट पंजाब, ठीक है, वहाँ पे लाखों हिंदू मारे गए, ठीक है, इधर के कुछ मुस्लिम्स भी मारे गए, तो लाखों लोग घर से बेघर हो गए। कोई पाकिस्तान में रह गया तो उसके फैमिली वाले इंडिया पहुंच गए, तो काफ़ी डिस्प्लेसमेंट हुआ, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हुआ था जब भारत का पार्टीशन हुआ था। लाइकवाइज उसी तरीके से फ़लस्तीन का भी पार्टीशन हुआ, इजराइल और फ़लस्तीन के बीच में। तो भाई जहाँ पार्टीशन हुआ तो शायद महात्मा गांधी को पता था या भारत सरकार को पता था कि भाई पार्टीशन होगा तो झगड़ा होगा। अब झगड़ा होगा
तो आज भी देख लो इंडिया पाकिस्तान में लगा ही रह रहा है। जब मैं वीडियो अभी तुम्हारे लिए बना रहा हूँ, इसके 2-3 दिन पहले का न्यूज़ है, जम्मू एंड कश्मीर में रजौरी एनकाउंटर, हमारे 5 जवान शहीद हो गए, ठीक है। तो उसी तरीके से एनीवे, तो ले दे के टॉपिक का ये है कि उस समय भारत सरकार जो है फ़लस्तीन की तरफ थी, अरब मुस्लिम्स की तरफ जो है उनकी पॉलिसी थी, वो अरब मुस्लिम्स के साथ खड़े थे, महात्मा गांधी अरब मुस्लिम्स के साथ खड़े थे, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। तो 1947 का यूएन प्लान हमेशा याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ, अब आता है डेट 14 मई 1948 का, ठीक है। समझो 14 मई 1948, 14 मई 1948 में क्या हुआ, 14 मई 1948 में इज़राइल ने जो है अपना इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दिया। इज़राइल ने अपने आप को एक देश घोषित कर दिया, ठीक है। इज़राइल ने अपने आप को इंडिपेंडेंस जो है ये कर दिया। और जैसे ही 14 मई 1948 को इज़राइल अपने आप को एक देश बताया, इंडिपेंडेंस घोषित किया, इज़राइल पहला युद्ध लड़ा उसी साल, जिसको हम कहते हैं फर्स्ट अरब इजरायली वॉर, जिसको हम कहते हैं फर्स्ट अरब इजरायली वॉर, ठीक है। फर्स्ट अरब इजरायली वॉर हमें पढ़ना क्या क्या है, समझो। तो इज़राइल ने क्या लड़ा, पहला युद्ध लड़ा, फर्स्ट अरब इजरायली वॉर। इसमें एक तरफ इज़राइल था और एक तरफ थे इज़राइल के पड़ोसी देश। कौन कौन से पड़ोसी देश? एक तो इजिप्ट था, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा जा कर के इजिप्ट के बाद मैं तुमको फिर से दिखाता हूँ, ये इज़राइल है मान लो, तो इज़राइल के साउथ में इजिप्ट, फिर उसके बाद तुम्हारा ईस्ट में जॉर्डन, नॉर्थ ईस्ट में सीरिया, नॉर्थ में लेबनान, इधर मेडिटेरेनियन सी, ठीक है। तो इजिप्ट आ गया, जॉर्डन भी आ गया, मतलब जितने पड़ोसी देश थे सब भिड़ गए अचानक से। जॉर्डन आ गया, सीरिया आ गया, ठीक है, और लेबनान आ गया, समझ में आ रहा। और इसके साथ साथ इराक भी आ गया। इराक पड़ोसी देश नहीं है, लेकिन इराक भी इसमें शामिल था। तो एक तरफ अकेले इजराइल था और एक तरफ ये पूरा अलायंस बना हुआ था इन देशों का, ठीक है। याद कैसे रखोगे, तो इजराइल के सारे पड़ोसी देश, इजराइल से बॉर्डर साझा करने वाले सारे देश प्लस इराक, याद रखना, ये लोग फर्स्ट अरब इजरायली वॉर में एंगेज थे। फर्स्ट अरब इजरायली वॉर में इजराइल ने इन सबको जो है धूल चढ़ा दिया। तो इजराइल जो है इसमें विक्ट्री मिला इजराइल को। तो अब समझना यहाँ पे हुआ क्या कि 1947 में यूनाइटेड नेशन ने जितना एरिया इजराइल को दिया था, ठीक है, अब वॉर के माध्यम से, चूँकि अरब ने इजराइल पर अटैक कर दिया तो इजराइल जीत गया, तो अब यूनाइटेड नेशन ने जितना एरिया दिया था उससे ज़्यादा एरिया अब इजराइल कंट्रोल करने लगा। अब जब उससे ज़्यादा एरिया इजराइल कंट्रोल करने लगा तो अरब्स ने कहा कि अब जो फ़लस्तीनियन थे उन्होंने कहा कि 1947 में यूनाइटेड नेशन ने जो डिसाइड किया था हम उससे एग्री हैं, तो हमको उसी को मानना है। इजराइल ने कहा क्यों, जब हम मान रहे थे तो तुम तो मान नहीं रहे थे, अब हम वॉर के माध्यम से अगर ये जीते हैं तो हम तो अब भाई इसको हम अपने पास ही रखेंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो अब इजराइल जो है ज़्यादा टेरिटरी कंट्रोल कर रहा था फर्स्ट अरब इजरायली वॉर के बाद, ठीक है। तो एक तरीके से इजराइल के लिए फ़ायदेमंद ही साबित हुआ, क्योंकि यूनाइटेड नेशन में जितना एरिया इजराइल को दिया था, ठीक है, और ये वॉर ना होता तो शायद इजराइल को उतना एरिया से ही खुश रहना होता, लेकिन अभी इजराइल के पास फर्स्ट अरब इजरायली वॉर के बाद ज़्यादा इलाका था, ठीक है। तो ये फर्स्ट अरब इजरायली वॉर हो गया। कब हुआ, 1948 में। तो ये युद्ध पहली बार इजराइल ने लड़ा। अब आते हैं दूसरा युद्ध इजराइल ने कब लड़ा। दूसरा युद्ध इजराइल ने लड़ा 1956 में, जिसको कि हम सुएज़ क्राइसिस 1956 कहते हैं। सुएज़ क्राइसिस 1956। अब देखो, जब सुएज़ क्राइसिस की बात आती है मेरे भाई, तो सुएज़ कैनाल की ज्योग्राफी को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि सुएज़ कैनाल क्या है क्या नहीं है। तो पहले हम सुएज़ कैनाल के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। सुएज़ कैनाल के बारे में जो है हम बात कर लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ और समझो कि फ़र्स्ट अरब इजरायली वॉर में क्या हुआ कि फ़र्स्ट अरब इजरायली वॉर में इजराइल जीत गया, और इजराइल जीत गया तो इसके 2 कॉन्सिक्वेंस थे। समझो, पहले इस चीज़ को थोड़ा सा अच्छे से कवर कर लेते हैं। इसके 2 कॉन्सिक्वेंस थे। इजराइल जब जीत गया तो इसके 2 कॉन्सिक्वेंस थे। पहला, इजराइल अब ज़्यादा टेरिटरी एक्वायर करता है, ठीक है, कंट्रोल करता है। दूसरा मेरे भाई कि यहाँ पे पैलेस्टीनियन रेफ्यूजी क्राइसिस तैयार हो गया। अब पैलेस्टीनियन हार गए तो जहाँ पे पैलेस्टीन रह रहे थे वहाँ पे इजराइल ने ऑक्यूपाई कर लिया, तो रेफ्यूजी क्राइसिस हो गया।
अरे भाई आज भारत है, कल दिन पाकिस्तान अगर भारत पे हमला कर दे तो भारत में रहने वाले लोग जो हिंदू हैं, ठीक है, वो तो रेफ्यूज़ी ही कहलाएंगे ना। तो रेफ्यूज़ी क्राइसिस की शुरुआत हो गई, पैलेस्टीनियन रेफ्यूज़ी के तौर पे जो है इधर उधर दूसरे देश में भागने लगे, रेफ्यूज़ी क्राइसिस। और इसी रेफ्यूज़ी क्राइसिस को नकबा कहा जाता है। तो ये भी चीज़ पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के तौर पे कि नकबा किस चीज़ को रेफ़र करता है। तो नकबा पैलेस्टीनियन के कैटेस्ट्रॉफी को, कैटेस्ट्रॉफी का मतलब हो गया कि पैलेस्टीनियन के का जो बर्बादी था, ठीक है, पैलेस्टीनियन को भगा देना, उनके एरियाज़ खुपाई कर लेना। तो पैलेस्टीनियन के साथ जो हुआ, ऑफ कोर्स वॉर तो दोनों लोग लड़ रहे थे। इनफैक्ट इज़राइल अकेले इन पांचों देश को संभाल रहा था, तो इज़राइल के ऊपर ज़्यादा ही अत्याचार हुआ होगा, बट एनीवे इज़राइल जीत गया, ठीक है। और पैलेस्टीनियन का ये जो रेफ्यूज़ी क्राइसिस हुआ, इसको जो है नकबा कहा जाता है। इस चीज़ को याद रखना, ठीक है। और इसी रेफ्यूज़ी क्राइसिस की वजह से 1964 में पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जन्म हुआ, PLO। तो PLO का जन्म कब हुआ? 1964 में हुआ, पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसके बारे में भी हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो अच्छा, और एक चीज़ समझना, ये जो PLO है ना, यूनाइटेड नेशन ने, समझो PLO को, चूँकि PLO जो है ये समय के साथ साथ अपनी पॉलिसी में बदलाव लाया और इज़राइल के साथ जो है कोऑपरेट करके जो है चलना शुरू किया, ठीक है। कि PLO ने ये माना कि ठीक है, इज़राइल भी है और हम भी हैं, इज़राइल भी रूल करेगा और इज़राइल और हम दोनों मिलके कोएग्जिस्ट करेंगे। तो PLO ने कोएग्जिस्टेंस की बात करी, लेकिन PLO में मौजूद कुछ ऐसे कट्टरवादी थे जिनको ये चीज़ पसंद नहीं आया, और फिर वो PLO से अलग होकर के एक अलग ग्रुप बन गई जिसको हम कहते हैं हमास। आज जो हमास चल रहा है वो बेसिकली वो लोग हैं जो इज़राइल के एग्जिस्टेंस को मानते ही नहीं है। वो बोलते हैं इज़राइल का एग्जिस्टेंस बिल्कुल इलीगल है और पूरे पैलेस्टीन में इस्लामिक रूल होना चाहिए, ठीक है, जैसे IS है, ठीक है। अब एक चीज़ तुम हमेशा याद रखना हर्ष, कि ह्यूमैनिटीज़ में जहाँ भी इस तरीके के कट्टरवादी थॉट्स आती है, उस देश का कभी भला नहीं हो सकता। कैसे भला नहीं हो सकता? कैसे? ठीक हो भाई? क्या हो गया यार? अच्छा ठीक है, थोड़ा बैठ जाओ, वो हो जाता है। तो अब देखो, जहाँ भी लोग कट्टरवादी सोच रखते हैं ना, उस देश का कभी भला नहीं हो सकता। कैसे? देखो, अगर तुम मिडिल ईस्ट में जाओ, मिडिल ईस्ट जो क्या है, सारे कट्टरवादी मुस्लिम देश हैं, ठीक है। तो क्या उन देशों का भला हो रहा है? सीरिया में सिविल वॉर चल रहा है, ठीक है। यमन में सिविल वॉर चल रहा है। यमन में एक हौती रेबेलियन है जिसने अभी रिसेंटली जो है एक जापानीज़ शिप को, जो कि भारत की तरफ आ रही थी रेड सी क्रॉस कर रही थी, वहाँ पे हूतीज़ ने उसको हाईजैक कर लिया, ठीक है। तो ये जाहिल गंवार जब्बर लोग होते हैं, इनको आता नहीं है, उनको इज़राइल को हाईजैक करना चाहिए था, उन्होंने जापान वाले को हाईजैक कर लिया, ठीक है। तो हूतीज़ जो है यमन में अपने गवर्नमेंट के अगेंस्ट मार कर रहे हैं, ठीक है। जो है इराक़ में IS वाले हैं, ठीक है। तुम्हारे जाके लेबनान में जो हिज़बुल्ला ग्रुप है वो अपने गवर्नमेंट के अगेंस्ट मार कर रहा है। तो हर देश तो मार कर रहा है। अगर तुम गूगल में यमन टाइप करोगे तो तुमको टूटा हुआ बिल्डिंग का फ़ोटो दिखेगा, ठीक है। तो जहाँ भी कोएग्जिस्टेंस की बात नहीं है, जहाँ भी तुम ये कट्टरवादी थॉट रख लो कि भाई हम ही एग्जिस्ट करेंगे और हमारा रूल ही होना चाहिए, वहाँ पे तो भाई कॉन्फ्लिक्ट होगा ही होगा। समझ में आ रहा है? तो एनीवे, तो PLO ने ये रियलाइज़ कर लिया कि भाई इज़राइल, अगर हमें कोएग्जिस्ट करना है, अगर हमारा एग्जिस्टेंस होना है, तो इज़राइल के साथ बना के चलना पड़ेगा। तो PLO ने इज़राइल के साथ कोऑपरेट करके चलने की बात करी। ये बात कुछ लोगों को पसंद नहीं आई और उन्होंने जो है 1987 में एक संगठन बनाई जिसको कि हमास कहते हैं, जिसको कि आज के टाइम पे ज़्यादातर अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी में ज़्यादातर देश जो है एक टेररिस्ट आउटफिट के तौर पे देखा जाता है। लेकिन याद रखना, भारत ने हमास को अब तक टेररिस्ट ग्रुप जो है करार नहीं किया है, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी पे हमा एक टेरर आउटफिट है जो कि गाजा स्ट्रिप से, जो कि मैंने मैप में दिखाया, गाजा स्ट्रिप से ऑपरेट करती है, ठीक है भाई। इतना तुमको क्लियर हो गया। अब देखो, चूँकि पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन 1964 में बना और पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इज़राइल के साथ कोऑर्डिनेट करके चलना शुरू किया, इसीलिए यूनाइटेड नेशन ने PLO को तुम्हारा जाके ऑब्जर्वर स्टेटस दिया। क्या दिया? तो PLO को यूनाइटेड नेशन ने ऑब्जर्वर स्टेटस ग्रांट किया। ऑब्जर्वर स्टेटस कब? 1975 में।
1975 में ये पूछा, ऑब्जेक्टिव में पूछा गया सवाल है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में पूछा गया सवाल है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, जिसमें एक स्टेटमेंट था कि यूनाइटेड नेशन ग्रांटेड ऑब्जर्वर स्टेटस टू पीएलओ इन 1975, सो दिस स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। ऑब्जर्वर स्टेटस का मतलब क्या होता है हर्ष? ऑब्जर्वर स्टेटस का मतलब होता है कि यूनाइटेड नेशन ने कहा पीएलओ को कि आप आओ, आप आ करके यूनाइटेड नेशन में आप डिस्कशन करो, आप डिबेट करो, आप जब भी आपको लगे कि कुछ ऐसे मैटर पे बातें की जा रही है जो आपके इंटरेस्ट को अफेक्ट करता है, आप उस पर आओ, आप भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखो, लेकिन हम आपको वोटिंग राइट्स नहीं देंगे, लेकिन आपके पास वोट करने की राइट्स नहीं है। तो ऑब्जर्वर स्टेटस मतलब बस आप ऑब्जर्व कीजिए क्या चल रहा है नहीं चल रहा है, आप वोटिंग नहीं कर सकते, ठीक है। तो पीएलओ को ऑब्जर्वर स्टेटस यूनाइटेड नेशन ने दिया 1975 में। इतना चीज़ क्लियर हो गया भाई। और पीएलओ बना कब? 1964 में, याद रखना। अब आते हैं सुएज क्राइसिस के ऊपर, ठीक है। सुएज क्राइसिस ये दूसरा टाइम था जब इजराइल फिर से वॉर में एंगेज हो गया, ठीक है। अब कैसे एंगेज हुआ, क्या हुआ, समझो। देखो सुएज क्राइसिस के वक्त हुआ क्या, पहले सुएज कनाल की ज्योग्राफी को मैं तुमको समझाता हूँ, ठीक है। पहले तुम सुएज कनाल की ज्योग्राफी को समझो। देखो एक सेकंड भाई, थोड़ा बैठ जाने दो। हाँ देखो, चलो सुएज क्राइसिस की ज्योग्राफी को मैं तुमको समझाता हूँ। पहले मैं ये पार्ट ड्रॉ करता हूँ। देखो अब यहाँ पे सुएज कनाल क्या है, यहाँ पे आ जाओ। देखो ये वाला पोर्शन, क्या तुमको ये अब जाना पहचाना दिख रहा है? अगर मैं इसको जूम करूँ, जूम करने का मतलब मैं इसको थोड़ा बड़ा बनाता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा बनाता हूँ। ये देखो, ठीक है। तो मेरे भाई ये है सिनाई पेनिनसुला, है ना, ये है सिनाई पेनिनसुला। यहाँ से ऐसे करके ये खींच दो, देखो ये इजराइल बन जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये है सिनाई पेनिनसुला, ठीक है। ये वाले जो तुम चीज़ देख रहे हो इसको कहते हैं गल्फ ऑफ अकाबा। क्या कहते हैं? गल्फ ऑफ अकाबा, याद रखना मेरे भाई, इसको कहते हैं गल्फ ऑफ अकाबा। तो गल्फ ऑफ अकाबा जो है, ये वाला जो पोर्शन है गल्फ ऑफ अकाबा, ये बेसिकली देखो इधर सिनाई है, इधर सिनाई है और इधर इजराइल है, इधर सिनाई है और इधर इजराइल है। तो सिनाई और इजराइल के बीच में ये गल्फ ऑफ अकाबा है, इस चीज़ को याद रखना। और ये वाला जो तुम चीज़ देख रहे हो, ये जो चीज़ देख रहे हो तुम, इसको हम कहते हैं गल्फ ऑफ सुएज, इसको कहते हैं गल्फ ऑफ सुएज, ठीक है। इसको हम कहते हैं गल्फ ऑफ सुएज, ठीक है। अब देखो इसी गल्फ ऑफ सुएज में बेसिकली यहाँ पे एक तरीके से इसको मैं थोड़ा सा अलग कलर से ये करता हूँ। यहाँ पे देखो इसी गल्फ ऑफ सुएज में, थोड़ा ये कम हो जाए भाई, ये इतने में 193 किलोमीटर लंबा, 193 किलोमीटर लंबा एक आर्टिफिशियल कनाल है, आर्टिफिशियल कनाल है, ठीक है। आर्टिफिशियल कनाल है, मैन मेड कनाल है, ठीक है। 193 किलोमीटर लंबा। और इसी 193 किलोमीटर को माइल में 120 माइल लिखेंगे तो कभी कभी माइल्स में भी सवाल पूछे जा सकते हैं। तो 120 माइल, तो 120 माइल या 193 किलोमीटर लंबा। तो 193 किलोमीटर लंबा एक मैन मेड कनाल है जिसको कि हम सुएज कनाल कहते हैं। समझ में आ रहा है? तो थोड़ा समझो, ये है तुम्हारा गल्फ ऑफ अकाबा, ये है तुम्हारा गल्फ ऑफ अकाबा, ये है तुम्हारा गल्फ ऑफ सुएज, गल्फ ऑफ सुएज, और ये है तुम्हारा यहाँ पे सुएज कनाल, जो कि आर्टिफिशियल कनाल है, मतलब इंसानों के द्वारा बनाया गया है। देखो एक होता है नेचुरल कनाल, जब नदी चलती है ना तो खुद से एक स्ट्रीम बना लेती है, एक पतला रास्ता बना लेती है, जिसको हम कनाल कहते हैं, वो नेचुरल होता है। एक होता है आर्टिफिशियल कनाल। आर्टिफिशियल कनाल हम बनाते क्यों हैं? आर्टिफिशियल कनाल हम बनाते हैं नेविगेशन के लिए, ताकि वहाँ से जहाज़ों को, अब जहाज़ को अगर तुमको पार करना है, ठीक है, तो जहाज़ को पार करना है तो तुमको एक आर्टिफिशियल कनाल ही बनाना पड़ेगा, है ना। मतलब आर्टिफिशियल कनाल बनाने का मतलब है कि जो नदी से जो पानी आ रहा है, नदी या समंदर से जो पानी आ रहा है, उसको डाइवर्ट करना पड़ेगा, उसको डाइवर्ट करना पड़ेगा, है ना। मान लो कि नदी ऐसे चल रही है, तुम चाहते हो कि यहाँ पे एक शिप है जिसको कि यहाँ पे लेकर के आना है, एक नेविगेशन सिस्टम, एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम शुरू करना चाहते हो, तो तुम क्या करोगे, जो है नदी के इस पानी को तुम इधर डाइवर्ट कर दोगे इंजीनियरिंग के माध्यम से। तो ये जो तुम बनाओगे ये बनेगा कनाल,
ठीक है। कनाल, तो कनाल का पर्पज़ कई सारे पर्पज़ होते हैं। जैसे कनाल का पर्पज़ होता है वाटर स्कार्सिटी को दूर करना, कनाल का पर्पज़ होता है ट्रांसपोर्टेशन को इम्प्रूव करना, नेविगेशन को इम्प्रूव करना। तो ये आर्टिफिशियल कनाल है और इस कनाल को बनाया गया था 1869 में। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, 1869 में बनाया गया था और इसको बनाने वाले का नाम था फर्डिनेंड डी लेस्पे। फर्डिनेंड डी लेस्पे, ठीक है। सुएज़ कनाल, समझ में आ रहा है। तो ये सुएज़ कनाल किसके कंट्रोल में मेरे भाई? ये सुएज़ कनाल, ऑफ कोर्स सुएज़ कनाल का ये इधर सिनाई पेनिनसुला जो कि इजिप्ट का है, इधर भी इजिप्ट है। तो सुएज़ कनाल जो है अभी इजिप्ट के कंट्रोल में है, ठीक है। तो तुमको इतना समझ में आ गया। और कुछ फैक्ट बताता हूँ। सुएज़ कनाल जो है, देखो ये तो गल्फ़ ऑफ अकाबा है, ये गल्फ़ ऑफ सुएज है। ये वाला क्या है? ये है रेड सी। ये देखो ये क्या है? ये है रेड सी, ठीक है। तो सुएज़ कनाल क्या करता है? रेड सी को मेडिटेरेनियन सी, इधर में मेडिटेरेनियन सी है, ठीक है, इधर मेडिटेरेनियन, तो रेड सी को, तो सुएज़ कनाल क्या करता है समझो। सुएज़ कनाल क्या करता है? सुएज़ कनाल रेड सी को मेडिटेरेनियन सी से कनेक्ट करता है। सुएज़ कनाल एक आर्टिफिशियल कनाल है और इसको 1869 में फर्डिनेंड डी लेस्पे ने बनाया था, ठीक है। अब और एक फैक्ट समझो, सुएज़ कनाल का जो नॉर्थ और सदर्न टर्मिनल पॉइंट है, मतलब कि सुएज़ कनाल का जो ये मेडिटेरेनियन सी से लगने वाला जो टर्मिनल है, मेडिटेरेनियन सी से जो लगने वाला टर्मिनल है, इसको कहते हैं पोर्ट सेड। इसको कहते हैं पोर्ट सेड। बेसिकली सेड जो है वो इजिप्ट के राजा हुआ करते थे कभी किसी पुराने ज़माने में, तो पोर्ट सेड। और जो सदर्न वाला पॉइंट है इसको कहते हैं पोर्ट तौफीक। तो तुमसे ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है, कि भाई कौन से दो पोर्ट को सुएज़ कनाल कनेक्ट करता है? तो नॉर्थ में पोर्ट सेड, साउथ में पोर्ट तौफीक। और इसी सुएज़ कनाल के बीच में एक लेक भी आता है जिसको कहते हैं ग्रेट बीटर लेक। ग्रेट बीटर लेक, ये भी पूछा जा सकता है। सारी चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ग्रेट बीटर लेक कहाँ पे है? सुएज़ कनाल में है। सुएज़ कनाल पोर्ट तौफीक, पोर्ट सेड को कनेक्ट करता है। 193 किलोमीटर लंबा है। 1869 में बना था, फर्डिनेंड डी लेस्पे ने बनाया था, ठीक है। इतना चीज़ें हो गई। अब देखो, अब झगड़ा क्यों हुआ सुएज़ कनाल को लेकर के? झगड़ा इसलिए हुआ मेरे भाई क्योंकि सुएज़ कनाल जो है वो ब्रिटेन और फ्रांस कंट्रोल करता था। इजिप्ट के पहले सुएज़ कनाल को इजिप्ट के पहले ब्रिटेन और फ्रांस जो है, ब्रिटेन एंड फ्रांस कंट्रोल करता था। समझ में आ रहा है? लेकिन इजिप्ट के प्रेसिडेंट उस वक्त हुए अब्देल नासिर। इजिप्ट के प्रेसिडेंट हुए अब्देल नासिर ने कहा कि सुएज़ कनाल को जो है हम करेंगे नेशनलाइज। सुएज़ कनाल को हम क्या करेंगे? नेशनलाइज। नेशनलाइजेशन का क्या मतलब हुआ? राष्ट्रीयकरण। मतलब अब्देल नासिर कह रहा है कि सुएज़ कनाल को अब इजिप्ट की सरकार, मतलब हम कंट्रोल करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि सुएज़ कनाल से होने वाला इतना सारा रेवेन्यू अब इजिप्ट के सरकार के पास जाएगा, ब्रिटेन फ्रांस के पास नहीं जाएगा। तो ठीक है। और अब्देल नासिर ने कहा कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें आसवान नदी के ऊपर एक डैम बनाना है। आसवान डैम, याद रखना हर्ष, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आसवान डैम कहाँ पे है? आसवान डैम इजिप्ट में है, ठीक है। आसवान नदी नहीं है, बेसिकली नील नदी के ऊपर जो है आसवान एक शहर है, ठीक है, जो कि नील नदी के साइड में बसा हुआ है और वहीं पे उनको डैम बनाना था। तो आसवान डैम तुमसे पूछा जाए तो कहाँ पे? तो इजिप्ट में। तो अब्देल नासिर ने कहा कि हमें आसवान डैम बनाना है, इसके लिए हमें पैसा चाहिए और इसके लिए हमें सुएज़ कनाल को नेशनलाइज़ करना पड़ेगा। तो जब सुएज़ कनाल को नेशनलाइज़ करने की बात आई तो इससे ब्रिटेन और फ्रांस को लगा कि यार अब हमारा इंटरेस्ट जो है वो तो थ्रेट में है। अब पैसा जो है इजिप्ट की सरकार उठाएगी। और फिर ब्रिटेन फ्रांस को लगा कि चूँकि ब्रिटेन फ्रांस की जो आइडियोलॉजी थी और इजिप्ट की जो आइडियोलॉजी थी, दोनों के बीच में जो है भिड़ंत थी, ठीक है, समझ में आ रहा है मेरे भाई? दोनों के बीच में भिड़ंत थी। दोनों के बीच में भिड़ंत किस लिए थी? क्योंकि ब्रिटेन, ये जो वेस्ट कंट्रीज़ है, ब्रिटेन, फ्रांस, यूएस, ये सभी इजराइल जो जूस को बुला करके इजराइल में बिठा करके इजराइल को एक देश बना दिए, ठीक है, जिसका इजिप्ट जो है जिसका विरोध कर रहा था। इनफैक्ट फर्स्ट अरब इजरायली वॉर में इजिप्ट भी शामिल था, ठीक है। तो इजिप्ट और ब्रिटेन की आइडियोलॉजी मैच नहीं कर रही थी। यहाँ भी आइडियोलॉजिकल झगड़ा चालू हुआ और ब्रिटेन फ्रांस ने जो है एक प्लान बनाया कि भाई ऐसा है, इजिप्ट की सरकार को पहले गिराओ, और एक ऐसी सरकार बिठाओ जो हमारी बात सुने समझे, ठीक है। इजराइल को भी एक मौका दिखा। इजराइल को फर्स्ट अरब इजरायली वॉर जो कि 1948 में हुआ था, ठीक है, इजराइल को मौका दिखा कि इजिप्ट से हम बदला ले सकते हैं,
तो इज़राइल को इससे समस्या नहीं थी, इज़राइल को इससे कोई परेशानी नहीं थी इस चीज़ से। इससे परेशानी तो ब्रिटेन फ्रांस को थी, लेकिन इज़राइल को बदला लेना था, तो इज़राइल भी इसमें कूद गया, इज़राइल भी उसमें कूद गया। और इज़राइल ने क्या किया, इज़राइल ने सिनाई पेनिनसुला में अटैक लॉन्च कर दिया। सिनाई पेनिनसुला है ना, अभी मैंने दिखाया भाई। तो इज़राइल ने क्या किया, यहाँ पे सिनाई पेनिनसुला में अटैक लॉन्च कर दिया। उसके बाद ब्रिटेन फ्रांस भी जो इस वॉर में आ गए खुल करके इजिप्ट के अगेंस्ट, ठीक है। तो अब इससे हुआ क्या, इस चीज़ से हुआ क्या, ठीक है, इसमें इजिप्ट हार गया, इसमें इजिप्ट जो है मेरे भाई वो हार गया। और इसी वॉर को, चूँकि ये वॉर 1956 में सुएज़ कनाल के को लेकर के हुई, तो सुएज़ कनाल बंद हो गया, तो इसी को कहते हैं सुएज़ क्राइसिस। इसको क्या कहते हैं मेरे भाई, सुएज़ क्राइसिस 1956। क्यों, क्योंकि 1956 में ये हुआ। बैकग्राउंड तुमको समझ में आ गया कि सुएज़ क्राइसिस क्यों हुआ। सुएज़ क्राइसिस इसलिए हुआ क्योंकि इजिप्ट के प्रेसिडेंट अब्देल नासिर ने कहा कि हम सुएज़ कनाल को नेशनलाइज करेंगे और जो है हमें आसवान डैम बनाना है, इसलिए, ठीक है। ब्रिटेन फ्रांस का वहाँ पे बहुत हेवी इन्वेस्टमेंट था, इसलिए ब्रिटेन फ्रांस जो है इस बात से नाराज़ थे और इजराइल के साथ मिलकर इन लोगों ने अटैक लॉन्च कर दिया। इसी चीज़ को हम सुएज़ क्राइसिस कहते हैं, ठीक है। इजराइल ने क्यों अटैक लॉन्च किया, क्योंकि इजराइल को फर्स्ट अरब इजरायली वॉर का बदला लेना था। इसमें जीत किसकी हुई, इसमें जीत बेसिकली मिलिट्री वाइज जो है इजिप्ट की डिफीट हुई, मिलिट्री वाइज इजिप्ट हार गया, लेकिन फिर भी इजिप्ट जीत गया। क्यों जीत गया, क्योंकि जैसे ही वॉर हुआ यूनाइटेड नेशन की इमरजेंसी जो फोर्स है वो आकर के तैनात हो गई और इन तीनों को बाहर खदेड़ा, इसराइल को, ब्रिटेन को, फ्रांस को, इन तीनों को बाहर खदेड़ा जो यूनाइटेड नेशन की फ़ोर्स थी, ठीक है। तो इसमें अब तो इसके थोड़ा कॉन्सिक्वेंस हम लोग समझ लेते हैं कि भाई इससे हुआ क्या, इसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंस थे। इसका कॉन्सिक्वेंस ये था मेरे भाई कि पहला तो ब्रिटेन, फ्रांस और इजराइल को अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे बहुत आलोचना की गई, मतलब बहुत कंडेमनेशन किया गया कि इन तीनों ने मिलकर ठीक नहीं किया। कोई भाई सुएज़ कनाल वो इजिप्ट से होके बहती है, वो इजिप्ट की ही है, और वो उसको नेशनलाइज करने की बात करी, आप लोगों ने अटैक लॉन्च कर दिया, तो ये आपने सही नहीं किया। तो पहली बात तो ये। दूसरी बात ब्रिटेन जो अभी तक अपने आप को हीरो समझता था, ब्रिटेन की जो डिक्लाइनिंग पावर स्टेटस थी वो सुएज़ क्राइसिस के दौरान एक्सपोज हो गई। मतलब समझ रहे हो, ब्रिटेन जो कि ये कहता था कि ब्रिटेन के राज्य में कभी सूरज डूबता नहीं है, ब्रिटेन ने इतने सारे देशों को जो है कॉलोनी बना रखी थी, ब्रिटेन को इंटरनेशनल लेवल पे डांट पड़ी, ब्रिटेन के फोर्सेस को वहाँ से भगाया गया, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ब्रिटेन की जो डिक्लाइनिंग पावर स्टेटस थी वो एक्सपोज हो गया। तो अगर तुमसे कोई पूछे कि सुएज़ क्राइसिस के क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे, तो पहला कॉन्सिक्वेंस तो तुम याद रखना मेरे भाई कि तीनों देशों को अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे कंडेमनेशन का सामना करना पड़ा। दूसरा, ब्रिटेन की गिरती हुई शक्ति दुनिया के सामने एक्सपोज हो गई कि ब्रिटेन जो है अब उतना पावरफुल नहीं है जितना पहले था, ठीक है, दूसरा चीज़। तीसरा चीज़ ये हो गया कि सुएज़ कनाल के ऊपर इजिप्ट को सॉवरेंटी मिल गई। इजिप्ट को कह दिया गया कि भाई हाँ सुएज़ कनाल आपका ही है, आपको जो करना है इसके साथ करो। तो सुएज़ कनाल को जो है सॉवरेंटी मिल गई और इजिप्ट जो है वो मिडिल ईस्ट में हीरो बन गया। क्यों हीरो बन गया, क्योंकि पहली बार कोई देश मिडिल ईस्ट में वेस्टर्न पावर के अगेंस्ट जा कर के कोई फैसला लिया, वेस्टर्न पावर के अगेंस्ट जा कर के कोई डिसीजन लिया, ठीक है। तो इजिप्ट जो है, अब्देल नासिर जो है वो एक नेशनल हीरो बन गया, ठीक है। पूरे अरब देश में इजिप्ट का जो है तारीफ़ होने लगा कि भाई वेस्टर्न पावर को इसने नकार दिया, ठीक है, वेस्टर्न पावर के मुंह से कनाल को छीन लिया। समझ में आ रहा है मेरे भाई ये चीज़, ठीक है। और उसके बाद हुआ क्या कि अब इससे यूके को, अब चूँकि सुएज़ कनाल यूके के पास रहा नहीं, तो यूके को बहुत बड़े लेवल पे फाइनेंशियल लॉस का भी जो है सामना करना पड़ा, ठीक है। तो यूके के लिए तो बहुत मार थी, फाइनेंशियल लॉस भी हुआ और काफ़ी कुछ चीज़ें जो है देखने को मिली। और उसके बाद जो यूके और फ्रांस के जो लीडर थे उस वक्त, जो यूके के जो प्राइम मिनिस्टर थे उनका नाम था एंथनी एडन, और फ्रांस के जो प्राइम मिनिस्टर थे उनका नाम था गाय मॉलेट। इन लोगों ने रिज़ाइन कर दिया, ठीक है। तो कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस भी हमें देखने को मिले, ठीक है। और एक तरीके से सुएज़ क्राइसिस ने सोवियत यूनियन, ठीक है, और यूएसए को इंट्रोड्यूस कर दिया। इसमें एक तरफ सोवियत यूनियन था और एक तरफ यूएसए था, समझ में आ रहा। तो इन दोनों को इंट्रोड्यूस कर दिया। तो बेसिकली ब्रिटेन जो कि एक बड़ा वर्ल्ड पावर हुआ करता था, ब्रिटेन को हट गया। अब यहाँ पे यूएसए और सोवियत यूनियन एक दूसरे को अपोज करते हुए सामने आए। याद रखना ये वो दौर है जब कोल्ड वार भी चल रहा था। कोल्ड वार को हम लोग अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। तो सुएज़ क्राइसिस में हुआ क्या, सुएज़ क्राइसिस में बेसिकली इजिप्ट की हार होने के बावजूद भी इजिप्ट की जीत हुई, ठीक है। तो ये दूसरा वक्त था सुएज़ क्राइसिस 1956 में, जब इजराइल जो है किसी युद्ध में आया, ठीक है मेरे भाई। अब समझो,
अब हम पढ़ते हैं 6 डे वॉर 1967 को, ठीक है। 6 डे वॉर 1967, 6 डे वॉर। तो पहला तो फर्स्ट अरब इजरायली वॉर, पहला लड़ाई क्या लड़ा गया, फर्स्ट अरब इजरायली वॉर 1948। उसके बाद सुएज क्राइसिस 1956। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हुआ 6 डे वॉर 1967, 6 डे वॉर 1967। इस चीज़ को समझते हैं, 6 डे वॉर 1967 को समझते हैं हुआ क्या। देखो इसमें बेसिकली ये लड़ाई हुई 5 जून, जो है 5 जून की सुबह, 5 जून की सुबह, 5 जून 1967, ये याद रखना, 5 जून 1967 को जो है ये युद्ध की शुरुआत हुई। अब युद्ध के कारण क्या थे, युद्ध के कुछ कारण थे। देखो ये जो लड़ाई चल रही थी ना, 6 डे वॉर, ठीक है, और इसके बाद भी हम पढ़ेंगे योम किप्पुर, ये लड़ाई हो क्यों रही थी। ये लड़ाई इज़राइल और फ़लस्तीन, इज़राइल और फ़लस्तीन नहीं बोलेंगे, अभी तो इज़राइल हमारा है, उस वक्त इज़राइल और अरब वर्ल्ड था। ये लड़ाई जो है इज़राइल और अरब वर्ल्ड में दशकों से आ रही जो राजनीतिक टेंशन और जो मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट था उसका कॉन्सिक्वेंस था। ना इज़राइल कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहता था, ना अरब देश कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते थे। समझ में आ रहा है। तो ये जो युद्ध था, अगर तुमसे कोई पूछे कि इतना युद्ध हो क्यों रहा है, तो ये युद्ध दशकों पुरानी है, दशकों पुरानी जो है, पुरानी राजनीतिक दुश्मनी, मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट की वजह से जो है ये युद्ध हो रहा था, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो 6 डे वॉर 1967 में क्या हुआ, 5 जून की बात है, 5 जून 1967। पहले समझते हैं कि युद्ध के कारण क्या था, बैकग्राउंड समझते। देखो कुछ बैकग्राउंड तो था ही, मतलब एक तो तुम्हारे जाके पहला तो जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट था इजराइल पैलेस्टीन के बीच में, तो टेरिटोरियल डिस्प्यूट तो एक था ही कारण, टेरिटोरियल डिस्प्यूट तो था ही, है ना, टेरिटोरियल डिस्प्यूट तो एक कारण था। दूसरा कारण था पैलेस्टीनियन रिफ्यूजी क्राइसिस, जो कि फर्स्ट अरब इजरायली वॉर में हमें दिखा, जिसे कि नकबा कहते हैं, पैलेस्टीनियन रिफ्यूजी क्राइसिस, ये भी समस्या थी, ठीक है। वाटर रिसोर्सेस, इस पे भी जो है झगड़ा चल रहा था, ठीक है, वाटर रिसोर्सेज। तो ऐसे कई सारे कारण थे, लेकिन इमीडिएट रीज़न क्या था, है ना भाई, इमीडिएट मतलब ऐसा कौन सा रीज़न था जिसके वजह से इजराइल प्रोवोक हुआ। मान लो दो लोगों के बीच में दुश्मनी है, दोनों लोग एक दूसरे के लिए ग्रज पाल के रखे हैं मन में, और झगड़ा करने का कोई मौका नहीं मिल रहा है, तो झगड़ा करने का कोई मौका मिलना चाहिए, है ना। तो वो झगड़ा करने का क्या एक्सक्यूज़ था, ठीक है। तो झगड़ा करने का एक्सक्यूज़ क्या था, झगड़ा करने का एक्सक्यूज़ दिया इजिप्ट ने। इजिप्ट ने इजराइल को प्रोवोक करना चालू किया, ठीक है, इजिप्ट ने इजराइल को प्रोवोक करना चालू किया। बोलोगे कैसे, तो उसके लिए फिर से हम सिनाई पेनिनसुला पे आते हैं, सिनाई पेनिनसुला पे आते हैं। सिनाई पेनिनसुला में मैंने तुमको बताया कि 1956 में यूनाइटेड नेशन की फ़ोर्स आई और इजराइल, ब्रिटेन, फ्रांस सबको भगाई, ठीक है। तो अब इजिप्ट ने क्या किया, जब इजिप्ट को सुएज़ कैनाल के ऊपर सॉवरेंटी मिल गई, मामला ठीक हो गया, तो इजिप्ट ने क्या किया, सिनाई पेनिनसुला से यूनाइटेड नेशन के फोर्स को भगाया और अपने फोर्सेस को हेवी डिप्लॉयमेंट करना चालू किया। अब बोलोगे इसे समस्या क्या है, बिल्कुल समस्या है भाई। सिनाई पेनिनसुला और इजराइल बॉर्डर शेयर करते हैं। तुम सोचो एलओसी के सामने अगर पाकिस्तान ढेरों मिलिट्री इक्विपमेंट ला के रख दे, मिलिट्री पर्सनल ला के रख दे, तो क्या भारत को खतरा नहीं है, बिल्कुल खतरा है कि भाई कब हमला कर दे। तो वैसे ही इजिप्ट ने सबसे पहले सिनाई पेनिनसुला पे हेवी मिलिट्री डिप्लॉयमेंट करना चालू किया। पहला कारण समझो, मैं तुमको बता रहा हूँ इमीडिएट रीजंस क्या क्या थे झगड़ा के, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि तुम्हारे इजिप्ट के जो थे, इजिप्ट के जो बेसिकली जो अब्दुल नासिर जिसकी हम बात कर रहे हैं, अब्दुल नासिर ने क्या किया, सिनाई पेनिनसुला में यूनाइटेड नेशन इमरजेंसी फोर्स को हटा करके वहाँ पे अपनी जो है हेवी मिलिट्री डिप्लॉयमेंट करना चालू करी, ठीक है। तो पहला तो हेवी मिलिट्री डिप्लॉयमेंट, ठीक है, पहला ही हो गया। दूसरा रीज़न क्या बना कि इजिप्ट ने स्ट्रेट ऑफ तिरान को ब्लॉक कर दिया इजराइल के लिए। अब बोलोगे स्ट्रेट ऑफ तिरान क्या है, अब स्ट्रेट ऑफ तिरान बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ठीक है। स्ट्रेट ऑफ तिरान क्या है, देखो स्ट्रेट ऑफ तिरान को मैं तुमको ड्रॉ करके दिखाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा रेड सी, ये हो गया गल्फ ऑफ अकाबा, ये हो गया गल्फ ऑफ सुएज़ जहाँ पे सुएज़ कनाल है, ठीक है। तो स्ट्रेट ऑफ तिरान कहाँ पे है, यहाँ पे एक छोटा सा जो है आइलैंड के जैसा है, और ये वाला जो तुमको दिख रहा है यहाँ पे, ये वाला पोर्शन, ये इसको कहते हैं स्ट्रेट ऑफ तिरान, स्ट्रेट ऑफ तिरान। इजराइल की जो शिप है वो यहाँ से जा कर के रेड सी को एक्सेस करती थी।
तो ये जो स्ट्रेट ऑफ तिरान है, मैप में याद रखना स्ट्रेट ऑफ तिरान कहाँ पे मेरे भाई, तो स्ट्रेट ऑफ तिरान को इजिप्ट ने ब्लॉक कर दिया, ठीक है। तो दो बड़े इमीडिएट रीजंस थे 6 डे वॉर के होने का। पहला, सिनाई पेनिनसुला में हेवी डिप्लॉयमेंट, दूसरा स्ट्रेट ऑफ तिरान को ब्लॉक करना। इजराइल को लगा कि इजिप्ट जो है बाकी अरब देशों के साथ मिलकर मुझ पे हमला करने की तैयारी कर रहा है, ठीक है, तो क्यों ना हम ही पहले हमला कर दे, ठीक है। तो इजराइल को इतना प्रवोक किया तो इजराइल ने हमला किया। इजराइल ने 5 जून 1967 की सुबह, ठीक है, एयर स्ट्राइक करना चालू किया 3 देशों के ऊपर। उसमें एक था इजिप्ट, एक था सीरिया, ठीक है, और एक था लेबनान। एक सेकेंड, नॉट लेबनान, इट वाज जॉर्डन, ठीक है। तो एक तरफ क्या था, इजराइल था, और एक तरफ था इजिप्ट, सीरिया, जॉर्डन। ये 3 देश थे। फर्स्ट अरब इजरायली वॉर में तो सारे पड़ोसी देश थे इंक्लूडिंग इराक। और ये वाला जो हम पढ़ रहे हैं 6 डे वॉर 1967, इसमें एक तरफ इजराइल था, एक तरफ इजिप्ट था, एक तरफ सीरिया था, और तुम्हारे जाके जॉर्डन। तो ये लोग तीनों एक साथ थे और इजराइल अलग। तो इजराइल ने क्या किया, 5 जून 1967 को एयर स्ट्राइक करना जो है चालू किया, और इजिप्ट, सीरिया और जॉर्डन तीनों के एयर कैपेबिलिटीज़ को नास्ते नाबूद कर दिया, ठीक है। मतलब इतना बम फोड़ा कि अब ये तीनों देश जो है एयर स्ट्राइक करने के तो स्थिति में नहीं थे, मतलब काउंटर स्ट्राइक करने की स्थिति में इनकी एयर कैपेबिलिटी नहीं थी। उसके बाद इजराइल ने जो है ग्राउंड ऑफेंसिव, मतलब ज़मीनी लड़ाई चालू करी, ठीक है। तो पहले तो 5 जून को एयर स्ट्राइक करके तीनों के एयर कैपेबिलिटी को ख़त्म कर दिया। उसके बाद ग्राउंड ऑफेंसिव करना चालू किया, और 6 दिनों के भीतर, ध्यान से समझना, और 6 दिनों के भीतर इजिप्ट से सिनाई पेनिनसुला ले लिया, सिनाई पेनिनसुला और गाजा स्ट्रिप। सिनाई पेनिनसुला, गाजा स्ट्रिप। आज जो गाजा स्ट्रिप की हम बात कर रहे हैं ये कभी इजिप्ट का हुआ करता था, ठीक है। तो सिनाई पेनिनसुला और गाजा स्ट्रिप जो है वो इजिप्ट से ले लिया 6 दिनों के भीतर। सीरिया से ले लिया गोलन हाइट, मैंने तुमको बताया भाई, सीरिया से ले लिया गोलन हाइट, और जॉर्डन से ले लिया वेस्ट बैंक। तुमको वेस्ट बैंक भी मैंने दिखा रखा है मैप में, तुमको मैंने जो है गोलन हाइट भी दिखा रखा है, मैंने तुमको इजिप्ट का सिनाई पेनिनसुला भी दिखा रखा है, ठीक है। तो ये जो है एक्वायर कर लिया, ठीक है, समझ में आ रहा है। और ये इजराइल की एक जीत ही थी समझ लो, लेकिन एक इजराइल की डाउन साइड भी था कि इजराइल जो है दुश्मनी को फर्दर जो है ख़राब कर रहा था। जो है फ्यूचर में जो कन्फ्लिक्ट होगा, अभी हम पढ़ेंगे 1967 के बाद 1973 में योम किपुर वॉर हुआ, ठीक है। तो ये जो झगड़ा अभी आगे फिर से होने वाला है, उसके लिए ये स्टेज तैयार कर रहा है इजराइल, ठीक है। तो इजराइल ने जो है, इजराइल को अपने मिलिट्री पे बहुत भरोसा था, और उस भरोसे, और ऑफ कोर्स इजराइल की जीत भी हुई। इजराइल ने 6 दिनों के भीतर इन तीनों देश को निपटा दिया अकेले, ठीक है। अब तुम देखो, इजराइल के लिए ये लड़ाई ना इजराइल के सर्वाइवल के लिए है, इसलिए इजराइल एक अकेले है और इधर कंबाइंड देशों को अकेले नाप दे रहा है, ठीक है। तो ये बात, क्योंकि इजराइल को पता है कि अगर इजराइल यहाँ पे हार गया तो और कोई देश इजराइल को लेगा नहीं, इजराइल कहीं जा नहीं सकता। तो इजराइल के लिए सर्वाइवल की लड़ाई है, ठीक है। और भारत को इजराइल से एक लेसन सीखना चाहिए, ठीक है। तुमको मालूम है इजराइल में 13 लाख मुस्लिम्स हैं जो हमास के अगेंस्ट है, जो हमास जो आर्मी में है इजराइल की, और हमास के अगेंस्ट लड़ रहे हैं। तो इजराइल के जो 13 लाख मुस्लिम्स हैं वो इजराइल के साथ हैं, ठीक है, हमास के साथ नहीं है। लेकिन भारत में जो मुस्लिम्स है तुम पाओगे वो हमास के साथ है, ठीक है। तो इजराइल को एक लेसन सीखना चाहिए कि अगर कल दिन ऐसा हो गया, ठीक है, कि मुस्लिम्स जो है वो अपने आइडियोलॉजी को हिंदुओं में थोपना चालू कर दिए, मारकाट करना चालू कर दिए, तो हिंदुओं के पास भी कोई और देश नहीं है जाने के लिए, ठीक है। तो हमारी लड़ाई भी इजराइल की तरह सर्वाइवल वाली लड़ाई बन जाएगी, ठीक है भाई। तो 6 डे वॉर 1967 हमने तुम्हें देखा कि भाई ये क्यों हुआ, और इजराइल ने जो है क्या क्या कैप्चर किया, ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पे देखो कॉन्सिक्वेंस क्या था 6 डे वॉर का। पहला तो ये था कि फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट का स्टेज तैयार किया इजराइल ने, फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट। दूसरा, जो पैलेस्टीनियन रेफ्यूज़ी फर्स्ट अरब इजरायली वॉर में दिखे थे, वो पैलेस्टीनियन रेफ्यूज़ी क्राइसिस और भी ज़्यादा लोग जो है, और भी ज़्यादा पैलेस्टीनियन सीधा जो है वो इजराइल के रूल के भीतर आ गए, और ये जो रेफ्यूज़ी क्राइसिस था वो और ज़्यादा बढ़ गया,
ठीक है। तो पैलेस्टीनियन रेफ्यूज़ी क्राइसिस जो है और ज़्यादा बढ़ गया। बताया जाता है कि लगभग जो है 10 लाख पैलेस्टीनियंस जो है वो सीधा इज़राइल के भीतर आ गए। तो पैलेस्टीनियन रेफ्यूज़ी क्राइसिस ये और ज़्यादा जो है ख़राब हो गया, एग्ज़ाजर्बेट हो गया। एग्ज़ाजर्बेट का हिंदी मतलब होता है कि भाई ख़राब हो गया, ठीक है। 2 चीज़ें हो गई, समझ में आ रहा है। तीसरा, इजिप्ट जो सुएज़ क्राइसिस के बाद हीरो बन गया था। इजिप्ट तो चूँकि इजिप्ट का सिनाई पेनिनसुला एक मेजर टेरिटोरियल पोर्शन ही इजिप्ट से छीन लिया गया, तो अब इजिप्ट के पास शक्ति नहीं बची फर्दर लड़ाई करने की। तो अरब वर्ल्ड में इजिप्ट जो है वो हीरो था, लीड करता था इजराइल के अगेंस्ट। लेकिन अरब जो है अब इस इक्वेशन से हट गया, क्योंकि अब अरब इजिप्ट के पास जो है शक्ति नहीं थी इजराइल के अगेंस्ट मार करने की। तो इजिप्ट तो भाई साइड ले लिया, ठीक है, क्योंकि उसका सिनाई पेनिनसुला इजराइल ने छीन लिया, ठीक है। तो और इस वॉर में 1967 के बाद जब इजराइल ने इन तीनों देशों को अकेले संभाल लिया, तो यूएस को समझ में आ गया कि ईरान और मिडिल ईस्ट में अगर कंट्रोल रखना है तो इजराइल के साथ जो है अच्छे संबंध बनाने पड़ेंगे। तो 6 डे वॉर 1967 के बाद से यूएस और इजराइल के जो रिलेशंस थे वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो गए, काफ़ी ज़्यादा जो है मजबूत हो गए, समझ में आया। और फिर ये जो 3 देशों के लीडर हैं, इजिप्ट के जो लीडर थे, ठीक है, इजिप्ट के जो लीडर थे, इजिप्ट सीरिया के जो लीडर थे और जॉर्डन के जो लीडर थे, इन तीनों लीडर जो है सूडान की राजधानी खर्तूम में जाते हैं और खर्तूम में जा कर के एक रिजोल्यूशन पास करते हैं और ये कहते हैं नो पीस, नो नेगोशिएशन एंड नो रिकॉग्निशन विद इजराइल, समझ में आ रहा है। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है भाई। सो ये था 6 डे वॉर। तो हमने क्या देखा कि भाई इजिप्ट से सिनाई पेनिनसुला ले लिया गया, इजिप्ट का सिनाई पेनिनसुला ले लिया गया, हालांकि याद रखना 1982 में सिनाई पेनिनसुला को वापस भी कर दिया। अब क्यों किया, कैसे किया, उसको हम लोग आगे समझेंगे। अभी हम लोग जो है लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हैं। तो इजराइल आज़ादी के बाद पहली लड़ाई लड़ा, फर्स्ट अरब इजरायली वॉर। दूसरी लड़ाई लड़ा सुएज क्राइसिस 1956। तीसरी लड़ाई जो इजराइल ने लड़ा वो था 6 डे वॉर 1967। समझ में आ रहा है भाई, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे सीरिया से जो गोलन हाइट छीना इजराइल ने, देखो गोलन हाइट का अपना इंपॉर्टेंस है। गोलन हाइट ना हाइट के ऊपर है, ठीक है, एक उठा हुआ इलाका है। तो गोलन हाइट में क्या होता है कि इजरायली आर्मी जो है वो सीरियन मूवमेंट को, ठीक है, मैंने तुमको मैप में दिखाया था कि गोलन हाइट कहाँ पे है। तो इजरायली आर्मी जो है वो सीरियन मूवमेंट को वहाँ से वॉच कर सकती है। सीरियन के जो आर्मी मूवमेंट है वो गोलन हाइट से जो है वॉच किया जा सकता है, ठीक है। और गोलन हाइट जो है वो फर्टाइल भी है, तो वहाँ पे थोड़ा एप्पल वगैरह भी उगाया जा सकता है और गोलन हाइट में पानी भी है। तो इजराइल के लिए जो है गोलन हाइट स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट है, इसलिए इजराइल ने गोलन हाइट अब तक एक्वायर कर रखा है। सिनाई पेनिनसुला को तो फिर भी 1982 में इजिप्ट को वापस कर दिया था, ठीक है, समझ में आ रहा है। लेकिन जो गोलन हाइट है चूँकि वो बहुत स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट है, तो इजराइल जो है उसको अब तक जो है सीरिया से अपने पास रख रखा है, समझ में आ रहा है। ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ तक हमने कवर किया मेरे भाई, ठीक है, यहाँ तक अच्छे से समझो। और उसके बाद जो है हम लोग जो है योम किपुर वॉर हमारा नेक्स्ट होगा, तो हम लोग योम किपुर वॉर से फिर इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। योम किपुर वॉर के बाद कुछ शांति समझौता है, जैसे कैंप डेविड अकॉर्ड, ऑस्लो अकॉर्ड, ठीक है, मैड्रिड कॉन्फ्रेंस, ये सारी चीज़ें पढ़ना है, अब्राहम अकॉर्ड, ठीक है, थोड़ा हमास और फतह, इनके बारे में भी जो है हमें थोड़ा पढ़ना है। तो अभी जो है पहले तुम यहाँ तक चीज़ों को अच्छे से समझ लो, और 1-2-3 चीज़ें हो सकती है मिस हो गई हो या कुछ मिस हो गया हो, तो एक बार नोट्स को जो मैंने नोट्स दिया है उसको रेफ़र ज़रूर करना, ठीक है।